आज हम लोग इस लेक्चर के अंदर देखने वाले वर्क एनर्जी पावर पूरा शुरू से लेके एंड तक इतना बेहतरीन वन शॉट लेक्चर होने लगे आपको यूट्यूब पे कहीं मिलेगा कि देखो अपन सिर्फ पढ़ने लिखने नहीं आता, अपन को करना मौज मस्ती। ठीक है, तो मैं तुम लोगों को लेजिट पूरी दुनिया घुमाऊंगा, मार्केट में लेके जाऊंगा और बताऊंगा कि वर्क एनर्जी पावर कैसे काम करता है। एट द सेम टाइम हम इसको ऐसा 4-4, 5-5 घंटे लंबा नहीं करेंगे कि बिल्कुल घुसे ही जा रहे हैं। हमारे लिए काम क्या है भैया? नंबर लाना है। ठीक है, चैप्टर के अंदर जो इंपॉर्टेंट चीजें बता दूंगा जो तुम्हारी जिंदगी के लिए जरूरी है। बाकी मेन प्रायोरिटी क्या है भैया? प्रायोरिटी सॉर्टेड होना चाहिए, भैया नंबर लाना है। बहुत सारे बच्चे एग्जाम के 2-4 दिन पहले देखते हैं, बहुत सारे बच्चे अभी देख रहे होंगे। जो बच्चे अभी देख रहे हैं तुम्हारे पास बहुत ज्यादा टाइम है क्वेश्चन प्रैक्टिस करने का। जो बच्चे एग्जाम के एक दिन पहले देख रहे हैं तो बहुत ज्यादा टाइम नहीं, तो जो मैं क्वेश्चन देने वाला और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की पीडीएफ दूंगा टेलीग्राम के ऊपर, हो जाके देख लेना। ठीक है, मैं ऑलरेडी 2x में बोल रहा हूं, तुमको 2x में करने की जरूरत नहीं है। लेट्स बिगिन वर्क पावर एनर्जी। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत सिंपल, बहुत ही प्यारा चैप्टर है। ज्यादा लंबा है नहीं क्योंकि इसके अंदर एक जो थोड़ा न्यूमेरिकल पार्ट था वो डिलीट कर दिया गया है। बाकी जो पार्ट है आपको बहुत ज्यादा अच्छी तरीके से मस्ती मजाक में बताऊंगा। और एक चीज, जो लोग पहली बार देख रहे हैं मेरे लेक्चर को, जिनको मेरी वाइब नहीं पता है, मेरी वाइफ सुनाई दे एकदम से, जिनको मेरी वाइब नहीं पता है, तो भैया अपन यहां पर पढ़ेंगे नहीं, अपन क्या करेंगे? कॉन्वर्सेशन करेंगे, अपन एक बातचीत करेंगे जिसका बाय प्रोडक्ट होगा कि आपको समझ में आ जाए, आपकी पढ़ाई हो जाए। तो जो दोस्त नहीं होता जो हमारे कंधे में हाथ डाल के बताता है कि देखो टीचर ने ये समझाया, तो जो टीचर 6 महीने में नहीं समझा पाता है वो आपको एक दिन में समझा देता है। तो बस वो एक दिन वाला काम मैं आपके लिए करने वाला हूं। ठीक है, चलो अब देखो, चैप्टर कोई भी चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मेरी ऐसी थ्योरी है कि आप किसी भी चैप्टर के नाम को समझ लो तो आधा चैप्टर वहीं सॉल्व हो जाता है। इस चैप्टर में हम 3 टॉपिक्स पढ़ेंगे, वर्क, एनर्जी, पावर। तो तीनों को अलग अलग तरीके से देखना बहुत जरूरी है। वर्क वाला पार्ट अलग होगा, इसके न्यूमेरिकल्स अलग होंगे, एनर्जी वाला अलग होगा और पावर वाला अलग होगा। ठीक है, चलो घुस जाते हैं डायरेक्टली चैप्टर के अंदर बिना टाइम वेस्ट के। सबसे पहला टॉपिक अपना वर्क, कि भैया काम किया है कि नहीं किया। अब देखो, 2 प्रकार के काम होता है। एक तो वो होता है, अब अलग अलग प्रकार के काम होते हैं दुनिया के अंदर। तो एक काम तो देखो क्या हुआ कि मम्मी ने बोला कि बेटा धनिया लेके आ, है ना। अब अपन चले गए धनिया लेने के लिए। अब धनिया लेके आया, अपन दुनिया भर की सब्जी वब्जी लेके आया और वापस घर पे आए थके हारे। अब उसके पहले स्कूल भी गया, कोचिंग भी, सब जगह गया। अब रात को जब मैं आया, अब मेरी बात ध्यान से सुन, इधर आओ। ये जो सीक्रेट बता रहा हूं ना, ये घर पे नहीं पता चलना चाहिए अपने। रात को आया तो मम्मी को क्या लगा कि बेटे ने बहुत काम किया दिन भर, बट कैसा होगा अगर मैं तुमको असली में बताऊं कि तुमने कुछ भी काम नहीं किया है। ठीक है, क्यों? क्योंकि वर्क जो होता है ना, फिजिक्स की भाषा में जो काम होता है वो क्या होता है? फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का प्रोडक्ट। यानी कि आपने कितना दम लगाया और आप कितना डिस्प्लेस हुए, वो चीज देखनी है आपको, या आपने किसी चीज को कितना डिस्प्लेस किया। अब अगर सिंपल भाषा में देखूं तो अगर तुम लोग सोच रहे हो कि भैया मैंने तो बहुत काम किया आज, पर तुमने कुछ काम नहीं किया, क्यों? क्योंकि तुम अपने घर से निकले और घर से निकल के वापस घर पे आ गए। अब इतना तो पता है ना कि भैया अगर तुम्हारी स्टार्टिंग पोजीशन सेम है और एंडिंग पोजीशन भी वही है तो तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट 0 है। अरे मेरी बात सुनो ध्यान से। ठीक है, वर्क बेसिकली क्या है? वर्क का मतलब यह है कि भाई कितना काम हुआ। अब फिजिक्स की भाषा में काम पता है क्या होता है? डायरेक्टली बताता हूं, वर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। यह है फिजिक्स की भाषा का काम कि भैया तुमने कितना फोर्स लगाया और तुम्हारे कारण कितना डिस्प्लेसमेंट आया। अब सीधी सी बात है, अगर तुम लोग मार्केट गए घूमने, तुम सब कुछ ले लो के घर पे आ गए, तो तुम स्टार्टिंग भी तुमने घर से की थी। मान लो कि अपना घर है ना, ये अपना घर है, छोटू सा घर है, क्यूटू सा घर है। अब इस क्यूटू से घर से हम निकले, हमने दिन भर पूरा काम किया, स्कूल गए, फिर कोचिंग गए, फिर यहाँ स्कूल था, यहाँ कोचिंग था, फिर मम्मी ने बोला दूध लेके आना, फिर सब्जी लेके आना, फिर हम किसी से मिलने भी चले गए, फिर उसके बाद में हम डेट वेट करके यहाँ आए वापस। तो हमने भैया स्टार्टिंग पोजीशन भी यही थी, फाइनल पोजीशन भी यही है, तो अपना डिस्प्लेसमेंट तो 0 हो गया। इसका मतलब वर्क कुछ नहीं किया अपन ने। ठीक है, तो ये बात घर पे नहीं पता चलनी चाहिए, वरना रोज रोज काम चोर का ताना मारना चालू कर देंगे। 3 घंटे की मैराथन ली भाई, बहुत थक गया यार, बहुत काम किया आज तो। हाँ, फाइनल पोजीशन। अबे वर्क डन 0 कैसे हो सकता है? ठीक है, ऑलराइट, इतनी बात समझ में आ गई। अब वर्क क्या है भैया? प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट कॉज्ड इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। अब ध्यान से सुनना, ये जो डिस्प्लेसमेंट की मैं बात कर रहा हूं ना, जो चिल्ला रहा हूं ना, ये फोर्स जिस डायरेक्शन में लग रहा है उसी डायरेक्शन में होना चाहिए भैया। मतलब कि मान लो कि मैं इस बॉक्स को इधर धक्का मार रहा हूं, है ना। अब मैंने तुम लोगों को जनरली कैसा होता है कि लेट फोर्स भी F, इतना फोर्स है, और लेट डिस्प्लेसमेंट भी S। में ऐसा नहीं बोलता क्योंकि मुझे पता है कि भाई तुम लोग कहां अटकते हो। तुम सबसे बड़ा अटकते हो कि तुमको एकदम से वर्ड समझ में नहीं आता है कि भैया कि ये न्यूटन में F में क्या ले लिया और F की वैल्यू क्या रख दी, S की वैल्यू। मैं तुम लोगों को सीधे सीधे नंबर में बताता हूं। भैया मान लो कि अपन इसके ऊपर 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं, कोई F कुछ नहीं, मान लो 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं। अब 10 न्यूटन का फोर्स लगा, ध्यान से सुनना, अगर इस बक्से के ऊपर 10 न्यूटन का तुम फोर्स लगा रहे हो, धक्का लगा रहे हो, अब तुम धक्का लगा रहे हो, अगर ये बॉक्स इधर जिधर तुम फोर्स लगा रहे हो, तुम्हारी फोर्स की डायरेक्शन क्या है भैया? ये वाली। अगर ये बक्सा भी उधर मूव होना चालू कर जाता है, ध्यान से सुनो, अगर ये बक्सा भी उधर मूव करना चालू हो जाता है तो इसको हम बोलेंगे
भाई देखो फोर्स भी इधर ही लग रहा है, बक्सा भी उधर ही जा रहा है, तो भैया फोर्स की डायरेक्शन भी यही है ना, दम भी इधर लगा रहे हैं और बक्सा भी उधर ही हिल रहा है, तो डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन भी यही है। तो जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन सेम होती है तब ये फॉर्मूला काम आता है, वर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब वर्क डन के अंदर एग्जाम में क्या पूछा जाता है, एग्जाम के अंदर इतनी जानकारी नहीं पूछा जाता, एग्जाम के अंदर मेनली आप लोगों को 3 टाइप के वर्क डन बताएंगे। अब उसके पहले आप लोगों को ये देख लेते हैं कि वर्क का भैया फॉर्मूला क्या होता है और यूनिट क्या होती है। तो वर्क का जो फॉर्मूला होता है वो होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। अब एक्चुअली जो फॉर्मूला है ये पूरा होता है एफ एस कॉस थीटा। और वही हो ये क्या बता दिया, कुछ नहीं, टेंशन वाली बात नहीं है। कॉस थीटा तुमको याद नहीं रखना, ना तुम्हारी एनसीईआरटी में है। बस मैं तुम लोगों को अब जो लॉजिक बताऊंगा ना अगला, उसके लिए काम आता है बस, पर तुमको इतना ध्यान नहीं रखना। ठीक है, तुमको इतना बेसिकली जब तुम 10th में जाओगे ना तो तुमको ये ट्रिग्नोमेट्री का चैप्टर आएगा। ट्रिग्नोमेट्री के अंदर ये कॉस थीटा, साइन थीटा, tan थीटा ऐसा होगा। उसमें तुम क्या करोगे कि थीटा की जगह कोई एंगल की वैल्यू डालोगे और फिर cos 30 डिग्री की एक अलग वैल्यू होती है, cos 45 डिग्री की अलग होती है, cos 90 डिग्री की अलग होती है, cos 0 डिग्री की अलग होती है। तो ये सब उसकी अलग अलग वैल्यूज होती है। इतना दिमाग नहीं लगाना। अभी दिमाग क्या लगाना है कि भैया ये इसका फॉर्मूला है, ठीक है, और इसकी यूनिट क्या है, इसकी यूनिट है जूल। ठीक है, इसकी यूनिट है जूल, या फिर हाँ सॉरी इसकी यूनिट है जूल, आपको पूरा जूल लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो यूनिट ऑफ वर्क डन इज या तो न्यूटन मीटर या फिर जूल। भैया ये न्यूटन मीटर कहां से आया, अरे फॉर्मूला देखो, वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट की यूनिट होती है मीटर, तो न्यूटन मीटर, या तो न्यूटन मीटर बोल लो या फिर जे फॉर जूल बोल दो। ठीक है, तो जूल इसकी एक यूनिट होती है, वर्क की यूनिट होती है जूल, फॉर्मूला होता है एफ एस। बस बात खत्म। क्या इतनी बात समझ में आ गई? हाँ ना, फिर से बताता हूं। वर्क डन क्या होता है, आपने फोर्स लगाया और आपने जिस चीज के ऊपर फोर्स लगाया वो चीज डिस्प्लेस हुई कि नहीं हुई, उसको बोलते हैं वर्क डन। अब ध्यान से सुनना मेरी बात, कि हम जो फोर्स लगा रहे हैं हमको यह देखना है कि हमने कितना फोर्स लगाया। ठीक है भैया, मान लो कि उस बक्से के ऊपर मान लो इधर से भी कोई धक्का लगा रहा था, है ना, तो मान लो इधर से भी 5 न्यूटन फोर्स लगा रहा था, इधर से मैं 10 न्यूटन फोर्स लगा रहा हूं, तो इधर से कोई 5 न्यूटन लगा रहा है, इधर से 10 न्यूटन लग रहा है, तो इफेक्टिवली इसके ऊपर इधर के डायरेक्शन में 5 न्यूटन लग रहा होगा ना। भाई इतना तो समझ आता है ना, इधर से कोई 10 न्यूटन धक्का मार रहा है, इधर से कोई 5 न्यूटन धक्का मार रहा है, तो इफेक्टिवली इस बॉक्स के ऊपर तो 5 न्यूटन लग रहा है इधर के डायरेक्शन में। पर हमको वर्क डन देखते टाइम में ये नहीं देखना है कि उसके ऊपर कितना लग रहा है। भैया अपने को ध्यान से सुनना, एक नियम लिख लो, अपने काम से काम रख। भैया अपने को अपने काम से काम रखना है। अपने वो बोलते हैं ना कि क्या बोलते हैं, इट्स नॉट योर जॉब। तो अपना जो जॉब है, जो अपना काम है, अपने को अपने काम से काम रखना है। तो वर्क डन कैलकुलेट करते टाइम हमने जो दम लगाया वो गिनना है। और इसके और अब डिस्प्लेसमेंट किसका गिनोगे? भैया मान लो तुम किसी बॉक्स को धक्का लगा रहे हो और तुम खुद डिस्प्लेस हो गए, तो तुम अपना डिस्प्लेसमेंट नहीं गिनोगे। सुनो मेरी बात, तुमने क्या किया, एक बक्सा लिया, तुमने उसको धक्का दिया, अलमारी ली, अलमारी को धक्का दिया। अब यहां पर जो फोर्स तुम लगाओगे ना, F इंटू एस के फॉर्मूला में फोर्स तुम्हारा होना चाहिए, क्योंकि हमको अपने काम से काम रखना है, और डिस्प्लेसमेंट उस ऑब्जेक्ट का होना चाहिए। भाई काम तो तभी होगा ना जब जो तुमने, मान लो तुम धक्का दे रहे हो, धक्का उसको लगा ही नहीं, तो फिर तो मतलब ही नहीं तुम्हारा काम करने का। ठीक है, तो हमेशा ध्यान रखना कि वर्क डन फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट वाला जो फॉर्मूला है, इसके अंदर फोर्स हमारा लगाया हुआ होता है और डिस्प्लेसमेंट ऑब्जेक्ट के ऊपर कितना है वो होता है। ऑब्वियस सी बात है, तुम धक्का लगा रहे हो, तुम थोड़ी डिस्प्लेस हो गए, अलमारी ही हिलेगी ना, तो अलमारी कितनी हिली वो इंटू तुमने कितना दम लगाया वो, ये होता है वर्क डन। बड़ी सिंपल सी बात है। ठीक है, 1 जूल की डेफिनेशन एग्जाम में पूछ लिया, 1 जूल क्या होता है, तो बड़ी सिंपल सी बात है भैया, वर्क डन इज इक्वल टू F इंटू एस होता है। 1 जूल क्या होगा, 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर। यानी कि अगर हम किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर 1 न्यूटन का फोर्स लगाते हैं और उसमें 1 मीटर का डिस्प्लेसमेंट आ जाता है, तो 1 इंटू 1 करके 1 जूल हो जाता है वर्क डन। ठीक है, तो वर्क डन की डेफिनेशन वैसे तो ऐसा 1 मार्क्स में पूछ लिया और बच्चे कॉम्प्लिकेटेड होते, डर जाते भैया ये क्या है, पर होता कुछ नहीं, इतनी फुद्दू सी बात है। ठीक है, इतना समझ आ गई। अब वर्क डन के लिए ना 2 कंडीशंस बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली कि भैया फोर्स लगना चाहिए। देखो मेरी बात सुनो, वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट है ना। अब ध्यान से सुनना, अगर फोर्स 0 हुआ तो भी वर्क डन 0 हो जाएगा, और डिस्प्लेसमेंट 0 हुआ तो भी वर्क डन 0 हो जाएगा। इसका मतलब मान लो कि मैं खड़ा हूं, अब मैं खड़े खड़े स्क्रीन को देख रहा हूं, मैं कुछ दम लगा ही नहीं रहा इस पे, तो कुछ वर्क डन होगा क्या? नहीं होगा, 0 वर्क डन होगा, क्योंकि फोर्स ही नहीं लगाया मैंने। भाई जब तक तुम हिलोगे नहीं, जब तक तुम दम नहीं लगाओगे, तब तक वर्क डन थोड़ी होगा। बैठे बैठे थोड़ी ना कुछ काम होता है, काम करने के लिए उठना पड़ता है, तो तुम फोर्स ही नहीं लगाओगे तो वर्क डन 0 होगा। दूसरा केस क्या है कि भाई अगर डिस्प्लेसमेंट 0 है तो भी वर्क डन 0। कई बार क्या होता है, हम बोलते हैं ना भैया हमने तो बहुत मेहनत की, हमने तो बहुत काम किया, पर फिर भी रिजल्ट नहीं आया। क्यों? क्योंकि तुमने अपनी साइड से भले ही काम कर लिया, पर भैया जिस चीज को, जिस पत्थर को तुम हिलाना चाह रहे थे वो हिला ही नहीं, इतना भारी पत्थर है। अब या तो तुम मूर्ख थे जो तुमने उस पत्थर को हिलाया, या फिर तुमने उतना दम लगाया नहीं जितना लगाना चाहिए था। कहने का मतलब क्या है कि मान लो अगर मैं किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर बहुत दम लगा रहा हूं, बहुत जोर से फोर्स लगा रहा हूं, बहुत जोर से धक्का मारने की कोशिश कर रहा हूं, पर वो ऑब्जेक्ट हिल ही नहीं रहा है। मान लो मैं ट्रक के ऊपर धक्का लगा रहा हूं, अब मैंने ट्रक के ऊपर 10 न्यूटन लगाया, 100 न्यूटन लगाया, 200 न्यूटन का, इमेजिन करो मैं ट्रक के ऊपर 200 न्यूटन का फोर्स लगा रहा हूं, अब ट्रक हिल ही नहीं रहा है, ट्रक का डिस्प्लेसमेंट 0 है, तो मेरा वर्क डन भी पानी में गया, यानी कि मेरा वर्क डन भी 0 होगा। यानी कि भले मैं कितना भी फोर्स लगा रहा हूं कुछ मतलब ही नहीं है। ठीक है, तो वर्क डन कब काम करता है? जब तुमने भी दम लगाया हो और जिस पे दम लगाया वो चीज हिल भी गई हो।
नहीं हिली अगर तो कोई काम का नहीं है भैया वर्क डन तुम्हारा, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो दो कंडीशन है कि फोर्स भी एक्ट करना चाहिए और ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस भी होना चाहिए, ठीक है। अब तीन केसेस आपके एग्जाम के अंदर पूछे जा सकते हैं, एक होता है पॉजिटिव वर्क डन, एक होता है नेगेटिव और एक जीरो वर्क डन। तो पॉजिटिव वर्क डन क्या होता है भैया, जब तुम्हारा फोर्स की जो डायरेक्शन है वही डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन है। मान लो तो एक गाड़ी खड़ी हुई है ना, और तुम गाड़ी को धीरे धीरे धक्का लगा रहे हो और गाड़ी तुम्हारा धक्का लगाने से आगे बढ़ रही है, तो इसका मतलब क्या है कि तुमने गाड़ी को इधर धक्का लगाया और गाड़ी भी आगे ही चलने लग गई। इसका मतलब जिधर तुमने धक्का लगाया गाड़ी उधर ही चली। इसका मतलब दोनों के बीच कोई मनमुटाव नहीं है, जो तुमने फोर्स लगाया वही का वही तुम लोगों को डिस्प्लेसमेंट मिल रहा है। तो अगर कोई मनमुटाव नहीं और दोनों सेम डायरेक्शन में है तो वर्क डन पॉजिटिव होता है, ठीक है। नेगेटिव वर्क डन क्या होता है कि भैया तुमने फोर्स किसी भलती डायरेक्शन में लगाया और डिस्प्लेसमेंट उसकी उल्टी डायरेक्शन में हो रहा है। मतलब मान लो कि सामने से गाड़ी आ रही है ना, अब गाड़ी आ रही है मेरी तरफ, गाड़ी चल रही है, अब गाड़ी को चला रहा है ड्राइवर, अब मैं गाड़ी को धक्का लगा रहा हूं, पर गाड़ी को धक्का लगाने के बावजूद वो गाड़ी मेरी तरफ ही आ रही है, क्योंकि भाई ऑब्वियस बात है अगर कोई गाड़ी चला रहा है तो मेरे में इतना भी दम थोड़ी कि मैं गाड़ी को पीछे कर दूं, ठीक है। तो अपन भले धक्का लगा रहे पर धीरे धीरे क्या हो रहा है, उसके चक्कर में गाड़ी है हमको और पीछे धक्का देती आ रही है, यानी कि हम फोर्स उधर लगा रहे हैं, फोर्स उधर लग रहा है और गाड़ी इधर डिस्प्लेस हो रही है। तो फोर्स उधर है, डिस्प्लेसमेंट इधर है, तो यह मनमुटाव हो गया। और मनमुटाव होता तो हमेशा माइनस की साइन आती है। भैया हमने ग्रेविटेशन में भी देखा, अगर धरती माता के फोर्स में और हमने जो ऑब्जेक्ट को फेंका अगर उसके बीच में डायरेक्शन का डिफरेंस है, मनमुटाव है, तो ग्रेविटी जी की वैल्यू माइनस में लेते हैं। तो यहां पर भी वर्क डन हो जाएगा नेगेटिव, ठीक है, ठीक है। अब जीरो वर्क डन कब कब होता है, ध्यान से सुनना, या तो फोर्स जीरो है तो वर्क डन जीरो होगा जो हमने देख लिया, या फिर डिस्प्लेसमेंट जीरो है तो वर्क डन होगा। एक तीसरा केस भी है इसका भैया, वो क्या है, अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में जो एंगल 90 डिग्री अगर बन रहा है तो वर्क डन भी तब भी जीरो होगा। भैया इसका मतलब क्या है, देखो सीधी सी बात बताता हूं, इसमें जंप नहीं करना ज्यादा डिटेल में, ठीक है, पर फिर भी बता देता हूं। मान लो कि हमारे पास में बक्सा है, ठीक है। अब इस बक्से के ऊपर तुम फोर्स लगा रहे हो इधर, भले कम लगा रहे हो, ज्यादा लगा रहे हो, कैसा भी लगा रहे हो, और इसका डिस्प्लेसमेंट हो रहा है इधर। मान लो किसी भी कारण से हो रहा हो, एक मान लो जैसे पुली होती है तो पुली में भले हम आगे ऊपर रस्सी ऊपर खींच रहे हैं पर हमारा ऑब्जेक्ट आगे चलता आ रहा है, या तो वो केस है, या फिर मान लो कि इसको नीचे से कोई ज्यादा फोर्स लगा रहा हो, यहां से कोई और भलता आदमी जो बहुत तेज तेज फोर्स लगा रहा हो इसको, तो किसी भी कारण से अगर डिस्प्लेसमेंट इधर है और फोर्स में इधर लगा रहा हूं, तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का अगर एंगल 90 डिग्री है, अगर एंगल 90 डिग्री है तो इस केस में वर्क डन जीरो होगा, ठीक है, इस केस में वर्क डन जीरो होगा। हमेशा ये चीज ध्यान रखना। तो ये आपने कैसे डिराइव कर लिया कि ये इसकी डायरेक्शन अलग होगी या ऐसी होगी तो ऐसा होगा, तो मैंने तुम लोगों को बताया था ना कि वर्क डन का फॉर्मूला असलियत में क्या होता है, अरे मेरी जान वो होता है एफ कॉस थीटा। अब बिल्कुल टेंशन मत लो, नहीं समझ में आता ना कॉस थीटा मत समझो, मैं बस बता देता हूं बेसिकली कॉस थीटा की वैल्यू क्या होती है। देखो कॉस थीटा की वैल्यू, जैसे जब कॉस थीटा क्या एक एंगल होता है, तो कॉस 0 डिग्री अगर होता है तो उसकी वैल्यू 1 होती है। हमको याद नहीं करना, कुछ भी याद नहीं करना, बस जिनको समझ में आ जाए उनको समझा रहा हूं, जिनको नहीं समझ में आ जान दो कि टेंशन नहीं भाई, इतना टेंशन क्या को लेना, जिंदगी बहुत बड़ी अपने पास में, ठीक है। अगर कॉस के अंदर जो वैल्यू 90 डिग्री डालते हैं तो कॉस 90 डिग्री की वैल्यू होती है 0 और कॉस 180 डिग्री की वैल्यू होती है -1, ठीक है। अब हमको दिमाग नहीं लगाना, हमको बस ये तीन वैल्यूज पता थी, है ना, अभी 11th 12th में लगाओगे तुम्हें दिमाग। तो बेसिकली cos 0 डिग्री का क्या मतलब होता है कि भैया तुम्हारा फोर्स भी इधर लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट भी इधर ही जा रहा है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट, तो इन दोनों के बीच का एंगल 0 डिग्री है ना। अगर फोर्स इधर लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट इधर जा रहा है तो ये फोर्स है ये डिस्प्लेसमेंट है, तो ये एंगल कितना हो गया 180 डिग्री, तो इसलिए cos 180 डिग्री होता है -1। तो जब fs cos थीटा में तुम रखोगे fs इंटू -1 तो -fs हो जाएगा, यानी कि माइनस नेगेटिव वर्क डन हो जाएगा। और अगर 90 डिग्री है, मतलब जैसे कि डिस्प्लेसमेंट इधर है और फोर्स इधर है, तो इन दोनों के बीच का एंगल अगर 90 डिग्री तो cos 90 डिग्री की वैल्यू होती है 0। अब यहां पर fs cos थीटा है तो f इंटू s इंटू 0 करोगे तो 0 हो जाएगा, ठीक है। तो बस इतना ध्यान रखना है हमको। हमारे लिए इंपॉर्टेंट वर्क डन में क्या क्या है, वर्क डन में हमारे लिए बस इंपॉर्टेंट यह है कि भाई पॉजिटिव वर्क डन कब होगा, नेगेटिव वर्क डन कब होगा और जीरो वर्क डन कब होगा, इसकी यूनिट क्या होती है, और इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं कि भाई फोर्स इतना था डिस्प्लेसमेंट इतना, तो बताओ वर्क डन कितना होगा। अब इसमें बस इतना ध्यान रख लो कि भैया हमको फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों की डायरेक्शन भी देखना बहुत जरूरी है। मान लो कि तुम्हारा फोर्स लग रहा है, किसी ने बोल दिया कि मान लो 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हो तुम इस डायरेक्शन में और उस ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट हुआ 3 मीटर का इस डायरेक्शन में, तो इस केस में मान के चलो कि चूंकि डायरेक्शन ऑपोजिट है तो वर्क डन भी नेगेटिव होगा, ठीक है। तो क्योंकि भाई सीधी सी बात है ना, जब भी हम वेक्टर क्वांटिटी लेते हैं हम क्या करते हैं, अरे हम साइन से बताते हैं ना कि भाई कौन सा डायरेक्शन क्या है, हम राइट लेफ्ट थोड़ी करते बैठते हैं। मान लो कि मैंने सारी दुनिया के अंदर जितनी भी चीजें राइट को जा रही है उनको प्लस माना और जितनी भी चीजें लेफ्ट को जा रही है उनको माइनस माना, तो भाई सीधी सी बात है फोर्स उधर जा रहा है तो मैं उसको +10 न्यूटन लूंगा, इनटू डिस्प्लेसमेंट उधर जा रहा है तो मैं उसको -3 मीटर लूंगा, तो ये -30 जूल आ जाएगा इसका आंसर, ठीक है।
अगर सेम डायरेक्शन में होता तो हम पॉजिटिव में ले लेते हैं। ठीक है, आगे बात समझ में? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया भाई, समझो लॉजिक समझो, है ना, लॉजिक समझ में आ गया। हम क्या करते हैं फिजिक्स के अंदर, तुम लोगों ने अगर मेरा वो मोशन वाला लेक्चर नहीं देखा तो जाके देख लो, उसके अंदर मैंने समझाया अच्छे से कि वेक्टर क्या होता है। वेक्टर जब भी हम वेक्टर क्वांटिटी या जब भी हम फिजिक्स के अंदर डायरेक्शन रिप्रेजेंट करना चाहते हो तो हम लेफ्ट राइट ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ नहीं लेते हैं, हम सिर्फ प्लस माइनस लेते हैं। प्लस माइनस का मतलब ये नहीं कि ज्यादा क्या और कम क्या है भाई, मैथ्स में क्या होता है प्लस मतलब ज्यादा माइनस मतलब कम, फिजिक्स में प्लस माइनस कम ज्यादा नहीं होता, फिजिक्स में प्लस माइनस का मतलब इतना सा होता है कि भैया डायरेक्शन क्या है, तुमने अगर इसको प्लस बोला तो इसके एग्जैक्टली ऑपोजिट डायरेक्शन को तुम माइनस बोलोगे, अगर इसको प्लस बोला तो इसके एग्जैक्टली ऑपोजिट को माइनस बोलोगे, अगर इसको प्लस बोला तो इसके एग्जैक्टली ऑपोजिट को माइनस बोलोगे, बस इतना ध्यान रखना और कुछ नहीं। तो भैया अगर फोर्स इधर लगा, चलो मान लो एक बार को तुम बोलो भैया मैं तो इधर को माइनस मानूंगा, तो फिर इसके एग्जैक्टली ऑपोजिट को प्लस मान। तो मान लो तुमने फोर्स को माइनस माना तो -10 न्यूटन इंटू +3 मीटर, ये भी तो भैया -30 जूल ही होगा, कुछ भी कर लो, कैसे भी खेल लो, है ना। अगर मान लो कि दोनों ही लेफ्ट में हो रहा होता कि भैया 10 न्यूटन का फोर्स इधर लग रहा है और 3 मीटर का डिस्प्लेसमेंट भी इधर, और तुम बोलो भैया मैं दोनों को माइनस में लूंगा, तो ले ले माइनस में, -10 होगा इंटू -3 होगा तो अल्टीमेटली +30 आ जाएगा ना, तो पॉजिटिव वर्क डन ही होगा अगर डिस्प्लेसमेंट और फोर्स दोनों एक डायरेक्शन में। तो ठीक है, बहुत बढ़िया। अब इसी के साथ में कुछ सवाल कर लेते हैं। पहला सवाल ये रहा, तो इसको फटाफट पॉज करोगे, देखो ध्यान से मेरी बात सुनना। हो सकता है तुम लोगों को लगे कि यार भैया क्या करेंगे, सबका कोई मतलब नहीं, पर इसका मतलब होता है। अगर मैं बोल रहा हूं कि पॉज करो और कमेंट के अंदर आंसर डालो तो डाल दो, कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा। अगर गलत डालोगे तो जिंदगी में कभी गलत नहीं करोगे। ठीक है, एक बार जो व्यक्ति मेरे किसी भी पोल के अंदर गलत वोट करता है वो जिंदगी में आगे कभी गलती नहीं करता, क्योंकि ये सवाल आएगा तो पता है तुमको कि मैंने पिछले बार गलती की थी, तो यहां पर गलती नहीं करना है। ठीक है, तो पॉज करो और कमेंट करो आंसर क्या होगा। बहुत बढ़िया, करेक्ट आंसर है इसका बी, 225 जूल। क्या बोल रहा है, पोर्टर ने 15 केजी का लगेज उठाया फ्रॉम ग्राउंड एंड पुट्स ऑन हिज हेड 1.5 मीटर अबव द ग्राउंड। तो भैया देखो उसने क्या किया, उसने इतना मास था, है ना। अब ध्यान से सुनना, हुआ क्या भैया, हमको वर्क डन निकालना है, तो वर्क डन होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, अब भैया यहां पर हम लोगों को मास दिया हुआ है सिर्फ, और डिस्प्लेसमेंट भी दे दिया कि भैया पहले जो हमारा मान लो कि बैग है, ये बैग उसने जमीन पे था और जमीन से उसने उठाया 1.5 मीटर, तो उसने उस बैग को कितना डिस्प्लेस किया, 1.5 मीटर। 1.5 मीटर डिस्प्लेस किया, डिस्प्लेसमेंट मिल गया, है ना भाई। पहले यहां था, मान लो पहले यहां है, अब मैंने इसको 1.5 मीटर उठा दिया, तो यहां से यहां पर मैंने डिस्प्लेसमेंट कितना किया, 1.5 मीटर। भाई देखो पहले यहां है ऑब्जेक्ट, मैंने उसको उठा के अपने सिर पर रख लिया, तो 1.5 मीटर का डिस्प्लेसमेंट हो गया कि नहीं हो गया, हो गया ना। अब फोर्स निकालना है हमको, तो फोर्स हमारे पास में नहीं है, हमारे पास में क्या है, बस मास है। तो भैया फोर्स कैसे निकालते हो, ग्रेविटेशन के अंदर देखा ना हमने कि कोई भी ऑब्जेक्ट का फोर्स कितना होता है, उसके वेट के बराबर, है ना। भैया इसने दम कितना लगाया होगा इसमें, जितना धरती माता इसको नीचे खींच रही है उतना ही उसके ऑपोजिट लगाया होगा। भाई ग्रेविटेशन थोड़ा बहुत आना जरूरी है इस वाले क्वेश्चन के लिए, बाकी नॉर्मल क्वेश्चन कर सकते हो। यहां पर चूंकि फोर्स नहीं दिया है तो आपको पता होना चाहिए कि फोर्स जो है वो वेट के बराबर होता है, वेट के बराबर होता है। तो वेट क्या हो जाएगा, mg, वेट क्या हो जाएगा mg। तो mg अगर करोगे तो यहां पर तुम लोगों को मिल जाएगा 15 इंटू, यहां पर g की वैल्यू 10, यहां पर ऑल तो दी नहीं है बट आप यहां पर g की वैल्यू 10 ले सकते हो। ठीक है, तो g की वैल्यू 10 लोगे तो फोर्स हो जाएगा मास 15 इंटू 10, तो फोर्स हो जाएगा 150। तो 150 इंटू 1.5 करोगे तो 225 आ जाएगा। ठीक है, ये देखो 150 इंटू 1.5 करोगे तो 225 आ जाएगा। ठीक है, अगला एक और देख लो, इन केस ऑफ नेगेटिव वर्क द एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज, बताओ ये तो देख लिया हमने, बताओ फटाफट क्या होगा इसका आंसर, पॉज करो बताओ, पॉज करो। करेक्ट आंसर इज 180 डिग्री। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। अब आते हैं भैया अगले क्वेश्चन के ऊपर जो कि असर्शन रीजनिंग है, ये भी इंपॉर्टेंट होता है। तो मैं फिर से पॉज करो और रीड करके, पॉज करके रीड करके आंसर बताओ। बहुत बढ़िया, इसका आंसर क्या होगा, करेक्ट, इसका आंसर है ए, कि भैया असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, और रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर असर्शन। यहां से तुम्हारा असर्शन है और यहां से तुम्हारा रीजन है, तो पहले तो दोनों को पढ़ लो। अगर दोनों ट्रू है ना, अगर दोनों ट्रू है तब तो आंसर ए या बी में से कुछ होगा। अगर दोनों में से कोई एक स्टेटमेंट फॉल्स है तो फिर सी या डी में से आंसर होगा। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। अब इस केस में दोनों ट्रू है। अब क्या इस स्टेटमेंट का और इस स्टेटमेंट का कोई ताल्लुकात है, क्या इस स्टेटमेंट के कारण वाली स्टेटमेंट हो रही है, तो इन दिस केस डिस्प्लेसमेंट 0 आफ्टर कंप्लीट रोटेशन। हां ठीक है, इसी के कारण ये चीज हो रही है। ठीक है, इसी के कारण ये चीज हो रही है। अब इसी के साथ में एक और क्वेश्चन तुम लोगों से पूछा जा सकता है जिंदगी में, उसका भी आंसर बता देता हूं। ठीक है, सर्कुलर मोशन में वर्क डन हमेशा 0 होता है, ये ध्यान रखना। हमारा जो पंखा चलता है ना, पंखा कोई काम नहीं कर रहा है, पंखे का वर्क डन हमेशा 0 होता है। क्यों, क्योंकि भैया पंखे के अंदर क्या होता है भैया, जैसे हमारा कोई भी ऑब्जेक्ट गोल गोल घूम रहा है, तो उसके अंदर क्या होता है, उसके ऊपर एक सेंट्रीपिटल फोर्स लगता है ना। ये ग्रेविटेशन के अंदर हमने देखा था ना, अरे जब वो रस्सी बांध के घुमाते हैं, तो रस्सी बांध के जब घुमाते हैं तो एक सेंट्रीपिटल फोर्स लगता है, इधर लगता है कि नहीं लगता है, और डिस्प्लेसमेंट किधर होता है इसका, इधर होता है। यानी कि जो पंखा है हमारा, पंखे के अंदर जब भी मूवमेंट होता है, तो पंखा जब भी मूव होता है तो वो ऐसे मूव होता है, और पंखे पे फोर्स तो परपेंडिकुलरली लगता है उसके सेंटर की तरफ। तो इन दोनों के बीच एंगल 90 डिग्री होता है, इसलिए वर्क डन 0 होता है। अब हमको इसकी डिटेल में नहीं जाना, बस हमेशा ध्यान रखना है कि वर्क डन ड्यू टू
अपना सर्कुलर वर्क डन ड्यू टू सर्कुलर मोशन, वर्क डन बाय ग्रेविटी, वर्क डन बाय अपना जब अर्थ और मून, जब मून और अर्थ एक दूसरे के आसपास घूम रहे हैं, इन सब केसेस में वर्क डन जीरो होता है। ठीक है, इन सब केसेस में वर्क डन जीरो होता है। अब आते भैया एनर्जी के ऊपर। अब एनर्जी के अंदर कुछ भी रॉकेट साइंस नहीं है। एनर्जी का मतलब बस ये है कि एनर्जी इज द कैपेसिटी टू डू वर्क। सीधी सी बात है भैया, अगर किसी दिन मैं उठाऊं और मेरे अंदर बहुत एनर्जी, तो आज मैं ज्यादा काम करूंगा। किसी दिन मैं उठा मेरे अंदर एनर्जी नहीं है तो मैं कम काम करूंगा। तो जब एनर्जी ज्यादा होती है तो हम ज्यादा काम कर पाते हैं, और जब एनर्जी कम होती है तो हम कम काम कर पाते हैं। दैट्स इट, और कुछ नहीं है एनर्जी में। एनर्जी इज जस्ट द कैपेसिटी टू डू वर्क। ठीक है, अब देखो इसकी भी यूनिट जूल होती है, तो ऐसा मानते हैं हम लोग कि एनर्जी ऑलमोस्ट वर्क के इक्विवेलेंट होती है। एग्जैक्टली बराबर नहीं होती, मतलब एनर्जी इज नॉट इक्वल्स टू वर्क, बट जितनी एनर्जी होगी उतना ही हम वर्क डन कर पाएंगे। सीधी सी बात है। अब इसको थोड़ा ब्रेक डाउन करेंगे। आपके इंसर्ट के अंदर ये वाली स्टेटमेंट दी हुई है, तो बताया था एन ऑब्जेक्ट हैविंग अ कैपेबिलिटी टू डू वर्क इज सेड टू पॉसेस एनर्जी। यानी कि अगर किसी ऑब्जेक्ट के पास में काम करने की कैपेसिटी है, इसका मतलब उसके पास में एनर्जी होगी। ठीक है, पॉसेस एनर्जी मतलब कि एनर्जी होना, बस इतनी सी बात है। पॉसेस वर्ड का और कुछ मतलब नहीं है। अब देखो, जब जैसे जैसे हम वर्क करेंगे तो हमारी एनर्जी लूज भी होती जाएगी। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट विच डज द वर्क लूजेस एनर्जी एंड द ऑब्जेक्ट ऑन विच वर्क इज डन गेन्स एनर्जी। इसका मतलब यह है कि अगर मैं ये बॉल उठाऊं, है ना, अगर मैं बॉल उठाऊं और इस बॉल को, यहां पर बॉल रखी हुई है, अगर मैं ये बॉल यहां पर रखी हुई है, अगर मैं इस बॉल के ऊपर एनर्जी लगाऊं, इस बॉल के ऊपर वर्क डन करूं, तो क्या होगा कि मैंने अपने हाथ से एनर्जी ट्रांसफर की इसके ऊपर। ठीक है, ध्यान से सुनना। एनर्जी को ना तो हम बना सकते हैं ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, हम बस एनर्जी को ट्रांसफर कर सकते हैं। तो अगर मेरा हाथ वर्क डन कर रहा है तो ये एनर्जी लूज करेगा, और ये एनर्जी किसके पास जाएगी? जिसके ऊपर वर्क डन हो रहा है। अब इसको सुनने में बड़ा डिफिकल्ट लगता है, बट कितनी सीधी सी बात है भैया। अगर मैं इसको धक्का मार रहा हूं तो मैं क्या कर रहा हूं? अपने हाथ से इस बॉल में एनर्जी ट्रांसफर कर रहा हूं, बस, है ना। एनर्जी मेरे हाथ से कम होके किस में जा रही है? बॉल के अंदर। यानी कि जो काम कर रहा है उसमें से एनर्जी कम होके जिस पे काम हो रहा है उसमें बढ़ती आ रही है ना। बोलो हाँ, बोलो हाँ, बोलो बहुत बढ़िया। ठीक है, तो डेफिनेशन ऑल द में ज्यादा यूज में नहीं आती। हमारे लिए मेन क्या होता है कि एनर्जी जो है वो इट इज द कैपेसिटी टू डू वर्क। ठीक है, अब एनर्जी के बहुत सारे फॉर्म्स होते हैं, है ना भाई। सोलर एनर्जी होती है, केमिकल एनर्जी होती है, रेडियोएक्टिव एनर्जी होती है, बहुत सारे टाइप की एनर्जी होती है। तो एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आता है अगर 1-2 मार्क्स में, तो ये स्क्रीम याद कर लेना। भैया प्रणय भैया कैसे पढ़ाते हैं? चिल्ला चिल्ला के पढ़ाते हैं। ठीक है, तो स्क्रीम करके पढ़ाते हैं। स्क्रीम मतलब क्या होता है? सोलर, केमिकल, रेडियोएक्टिव, इलेक्ट्रिकल, एटॉमिक, मैकेनिकल। ठीक है, तो बहुत से टाइप की एनर्जी होती है। हमारे लिए इस चैप्टर में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है मैकेनिकल एनर्जी, बाकी के हमको ज्यादा ध्यान नहीं देना। ठीक है, और अलग अलग सोर्सेज भी होते हैं एनर्जी के, है ना। वही सब, जैसे सोलर एनर्जी देखा, थर्मल एनर्जी देखा, तो हमारे लिए इतना ज्यादा ये चीज नहीं काम की है नहीं। हमारे लिए मेन जो टॉपिक है वो क्या काम का है? काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी और मैकेनिकल एनर्जी। अब देखो एनर्जी के अंदर हम क्या देखने वाले, ध्यान से सुनना। देखो हम एनर्जी देख रहे हैं। एनर्जी क्या है? एनर्जी इज द कैपेसिटी टू डू वर्क। अब एनर्जी जो होती है वो बहुत सारे टाइप की होती है। हमको इसमें सिर्फ और सिर्फ कौन सी एनर्जी से काम करना है? क्योंकि हम फिजिक्स पढ़ रहे हैं, तो हमको मैकेनिकल एनर्जी से मतलब है। मैकेनिकल एनर्जी मतलब क्या होता है? जो कि एक्चुअली किसी ऑब्जेक्ट को इधर उधर मूव कर सकती है या फिर उसकी स्पीड कम ज्यादा कर सकती है। भाई देखो केमिकल एनर्जी क्या होती है? जिसमें खड़ा हूं तो मेरी बॉडी के अंदर केमिकल एनर्जी में ऑटोमेटिकली केमिकल प्रोसेस चल रहा है, मेरी बॉडी में कुछ एनर्जी यूज हो रही है, पर फिजिक्स को इस एनर्जी से मतलब नहीं है। ये एनर्जी किसके काम की? बायोलॉजी के काम की है। फिजिक्स को इस एनर्जी से मतलब है। ठीक है, ये एनर्जी से मतलब फिजिक्स को। तो ये एनर्जी कैसे आती है? ये एनर्जी आती है मैकेनिकल वर्क से, यानी कि एक्चुअली कुछ फिजिकली काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, फिजिकल चीज से आती है। ठीक है, अब दो टाइप की एनर्जी होती है ना। तो मैकेनिकल एनर्जी के अंदर दो टाइप की एनर्जी होती है, एक होती है काइनेटिक, एक होती है पोटेंशियल। ठीक है, अब इसको याद करने का सिंपल फंडा बताता हूं। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी जो होती है, काइनेटिक एनर्जी जो होती है ना, अपने पास में एनर्जी दो प्रकार की होती है, एक होती है काइनेटिक और एक होती है पोटेंशियल। अब देखो भाई स्लाइड्स में जो लिखा रहने दो, मैं तुम लोगों को असली फंडा बता रहा हूं ना जिंदगी का। तुम लोगों ने देखा होगा ना, बहुत साल पहले काइनेटिक स्कूटी आती थी, है ना। जैसे अभी एक्टिवा चलाते हैं हम लोग, वैसे पहले ना काइनेटिक होती थी। तो काइनेटिक स्कूटी जो होती थी उसके अंदर क्या होता है? मतलब बेसिकली क्या है? वो स्कूटी है। तो बेसिकली काइनेटिक स्कूटी क्या करती है? वो चलती है, वो भागती है। यानी कि जब भी किसी ऑब्जेक्ट के अंदर मोशन होता है तो उसके पास में काइनेटिक एनर्जी होती है ना भाई। वो स्कूटी चलेगी ना, वो मोशन होगा ना उसमें, तो जब भी किसी ऑब्जेक्ट के अंदर मोशन है, जैसे कि मैं ऐसे चल रहा हूं तो मेरे अंदर काइनेटिक एनर्जी है। ठीक है, मैं ऐसे ऐसे चल रहा हूं तो मेरे अंदर काइनेटिक एनर्जी है। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी किससे रिलेटेड है भैया? मोशन से रिलेटेड है। ठीक है, अब मोशन से रिलेटेड है तो क्या होगा इसमें कि भैया काइनेटिक एनर्जी मोशन से रिलेटेड। इसका मतलब कि अगर हम किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी बढ़ा देंगे, भाई मान लो कि कोई गाड़ी है, कोई गाड़ी 20 पे चल रही है और एक गाड़ी 50 की स्पीड पे चल रही है, तो जो गाड़ी 50 पे चल रही है मैं बोलूंगा इसका ज्यादा काइनेटिक एनर्जी है, तभी ये 50 पे चल पा रही है। तो जिसके पास ज्यादा काइनेटिक एनर्जी होगी उसकी वेलोसिटी ज्यादा होगी, और उल्टा भी हो सकता है, जिसकी वेलोसिटी ज्यादा है उसके पास ज्यादा काइनेटिक एनर्जी है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। बस मैं तुम लोगों को क्यों बता रहा हूं ताकि तुम लोग आगे कंफ्यूज ना, आगे तो मैं डिटेल में बताऊंगा, बट ओवरऑल फील पता होनी चाहिए कि मैकेनिकल एनर्जी के अंदर दो टाइप की एनर्जी होती है। काइनेटिक, काइनेटिक एनर्जी क्यों होती है? ड्यू टू द वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, है ना, ड्यू टू द मोशन। अब मोशन मतलब वेलोसिटी, वही कि मोशन हो रहा है, वेलोसिटी कुछ ना कुछ ऑब्जेक्ट के पास में, अगर वेलोसिटी नहीं होगी तो मोशन भी नहीं होगा। ठीक है, तो मोशन या वेलोसिटी से रिलेटेड जो एनर्जी होती है उसको हम काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं। कैसे याद रखोगे? काइनेटिक स्कूटी से, स्कूटी चलती है ना, सीधे सीधे आगे स्पीड पे चलती है, वेलोसिटी से चलती है, तो वेलोसिटी से रिलेटेड जो एनर्जी वो काइनेटिक एनर्जी है। दूसरी है पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल क्या होता है? हम बोलते हैं ना, हमारे माँ बाप बोलते हैं ना, अपने जब पीटी मीटिंग होती है, मेरे माँ बाप को बहुत बोला जाता है, पीटी मीटिंग में आता था मम्मी पापा, उनको बोलते थे आपके बेटे में पोटेंशियल बहुत है, ये बहुत ऊपर तक जा सकता है।
पर ये कुछ काम नहीं करता, पढ़ाई लिखाई नहीं करता ढंग से ही है, तो समझा लो इसको। क्या बोलते थे वो कि इसके पास में पोटेंशियल बहुत है, बहुत ऊपर तक जा सकता है। मेरे पास में क्या है? पोटेंशियल है, मैं क्या कर सकता हूं? बहुत ऊपर तक जा सकता हूं। तो वो एनर्जी जो कि किसी ऑब्जेक्ट की हाइट से रिलेटेड होती है उसको हम पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। हाइट, या फिर जब देखो अभी तो जो तुम्हारे 9th के लिए सफिशिएंट है वो हाइट है, बट तुम लोगों को बहुत सारे लोग डराएंगे, अरे भैया इतना 9th के लिए सिर्फ हाइट पे ध्यान देना है। मेनली तो देखो क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी वो होती है जो कि किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन से रिलेटेड होती है। अब पोजीशन का मतलब हाइट ही है ना। जैसे मान लो कि रिमोट है, अभी रिमोट जमीन पे रखा हुआ है ना, तो जमीन पे रखा हुआ है यानी कि इसकी कुछ भी हाइट नहीं है जमीन से, तो इसके में कुछ भी पोटेंशियल एनर्जी नहीं होगी। सिमिलरली मान लो अपनी काइनेटिक जो स्कूटी है वो चल रही धाए धाए ऐसे चला रहे हैं, फटफट फटफटी भगा रहे हैं, तो उसके पास में वेलोसिटी है, मोशन हो रहा है, पर क्या उसके पास में कुछ हाइट है नीचे से? नहीं है, तो उसके पास पोटेंशियल एनर्जी नहीं होगी। तो पोटेंशियल एनर्जी कौन सी होती है? जो कि आपको फलक तक पहुंचाती है। पोटेंशियल एनर्जी कौन सी होती है? जो आपको ऊपर तक पहुंचाती है जिंदगी में। तो ऊपर तक पहुंचाने के लिए क्या चाहिए? हाइट। जब तक हाइट नहीं होगी तब तक पोटेंशियल एनर्जी नहीं होगी। तो भैया अगर मान लो मैं इस रिमोट को उठा देता हूं, मैं इतनी हाइट दे देता हूं, तो अब जब रिमोट इस हाइट पे आ गया, अब मूव तो कर नहीं रहा है, तो मतलब काइनेटिक एनर्जी तो है नहीं इसके पास में, पर चूंकि मैंने इसको जमीन से एक हाइट पे उठाया हुआ है तो इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी जरूर है। यानी कि यहां तक ये जो पहुंचा है ये किसी ना किसी एनर्जी से ही पहुंचा है, तो वो एनर्जी होती है पोटेंशियल एनर्जी। तो दिमाग क्या लगाना है? ज्यादा दिमाग लगाता तो कंफ्यूज होते। दिमाग कितना लगाना है? इतना दिमाग लगाओ कि काइनेटिक एनर्जी वो एनर्जी होती है जो कि मोशन है, वेलोसिटी से रिलेटेड होती है, और जो हाइट या पोजीशन से रिलेटेड होती है वो पोटेंशियल एनर्जी होती है। ठीक है, वो देखो याद कैसे करना है, P फॉर पोटेंशियल, P फॉर पोजीशन, काम ही खत्म। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो काइनेटिक एनर्जी क्या होता है? एनर्जी पॉसेस्ड बाय बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन। काइनेटिक एनर्जी जो है वो वेलोसिटी के साथ साथ इंक्रीज होती है, जैसे जैसे स्पीड बढ़ेगी वैसे वैसे वेलोसिटी बढ़ती आएगी। अब काइनेटिक एनर्जी बेसिकली होता क्या, आप ध्यान से सुनना। काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी होती तो एक ही चीज है, बट मैंने जो अभी तुम लोगों को बताया कि एनर्जी और वर्क ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट होते हैं, तो इनके बीच में एक्जैक्टली रिलेशन क्या होता है, क्या संबंध है इन दोनों के बीच में, वो बताता हूं अभी। देखो है ना, सब भूल जाओ अभी के लिए, सब भूल जाओ। मैं तुम लोगों को एक खतरनाक चीज बताता हूं, बहुत शानदार चीज बताता हूं। ठीक है, क्या चीज बताने वाला हूं? देखो आपने एक फुटबॉल ली है ना, अब एक फुटबॉल आपके पास आ रही थी, मान लो कि फुटबॉल इधर आ रही थी। अब मैंने क्या किया? मैंने कुछ ना कुछ उस पर वर्क डन किया और मैंने उस फुटबॉल को और किक मार के और आगे तक पहुंचा दिया। तो मैंने क्या किया? मैंने उस फुटबॉल के ऊपर कुछ ना कुछ वर्क डन किया, कुछ ना कुछ काम किया, तभी उसका डिस्प्लेसमेंट हो गया, और मैंने फोर्स भी लगा, डिस्प्लेसमेंट भी हुआ, तो वर्क डन तो था। अब क्या हुआ? उसकी स्पीड बढ़ गई, इसका मतलब उसकी काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ गई, है ना। तो भैया मैंने उसमें कितनी एनर्जी ट्रांसफर की? मैंने उसमें कितनी एनर्जी ट्रांसफर की कैसे पता चलेगा? यह बराबर होगा कि मैंने उसके ऊपर कितना काम किया। ठीक है, मतलब कि मेरे पास में एक बॉल आई, अब मान लो मैंने इस बॉल के ऊपर 10 जूल का वर्क डन किया, तो उसके अंदर 10 जूल की एनर्जी ट्रांसफर हो गई। बस जो वर्क और एनर्जी के बीच में रिलेशन है ना, इतना सही है कि मैंने उसके अंदर कितनी एनर्जी ट्रांसफर की, दैट विल बी इक्वल टू द अमाउंट ऑफ वर्क आई डन या वर्क आई डिड। ठीक है, अब इसको समझते हैं थोड़ा डिटेल में डेरिवेशन के साथ में। ठीक है, चिंता मत करो, बहुत सिंपल चीजें हैं। काइनेटिक एनर्जी क्या बोल रहा है कि काइनेटिक एनर्जी फॉर बॉडी विद अ सर्टेन वेलोसिटी इज इक्वल टू वर्क डन ऑन इट टू मेक इट एक्वायर दैट वेलोसिटी। इसका मतलब क्या है? बेसिकली मैं तुम लोगों को क्या बोल रहा हूं कि एनर्जी और वर्क इक्विवेलेंट है। तो कैसे इक्विवेलेंट है वो बताया जा रहा है पर कि भैया एनर्जी और वर्क बराबर कैसे होते हैं। तो बेसिकली किसी भी ऑब्जेक्ट की काइनेटिक एनर्जी क्या होती है कि उसके ऊपर हमने कितना काम किया कि उस वेलोसिटी तक पहुंच पाए। ठीक है, जैसे मान लो कि पहले एक बॉल है, ये बॉल बिल्कुल रेस्ट पे थी, यानी कि इसकी वेलोसिटी जीरो थी। अब नंबर्स में खेलते हैं, ये बॉल है, ये कहीं नहीं जा रही है, जीरो वेलोसिटी पे। अब मैंने क्या हुआ? इस बॉल को किक मारा। जब मैंने किक मारा तो मान लो कि इस बॉल की वेलोसिटी होगी 10 मीटर पर सेकंड। तो भैया पहले इसकी वेलोसिटी थी 0, अब हो गई 10। इसका मतलब कुछ ना कुछ एनर्जी इसमें ट्रांसफर हुई है, तो भैया वो कितनी एनर्जी ट्रांसफर हुई है? वो उतनी ही एनर्जी ट्रांसफर हुई जितना मैंने वर्क डन किया है ना भाई। जितना मैंने वर्क डन किया है उतनी ही एनर्जी इसके अंदर ट्रांसफर हुई है, जिसके कारण इसको वेलोसिटी मिल गई। अब जब मैं तुमको थोड़ा न्यूमेरिकल बताऊंगा फॉर्मूला के साथ तो समझ आए। जिन बच्चों को समझ आएगा बहुत अच्छा, जिनके सिर के ऊपर से चिंता मत करो, अभी सब समझ में आ जाएगा तुमको। ठीक है, देखो बेसिकली आपका फॉर्मूला होता है, इस टाइप से हम डिराइव करते हैं काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ mv स्क्वायर। ठीक है, ये आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है। जनरली डेरिवेशन डायरेक्टली तो ऐसा नहीं पूछते, न्यूमेरिकल्स आते हैं, बट आप डेरिवेशन फिर भी कर लेना। इसका क्या है डेरिवेशन? इसका बड़ी सिंपल सी बात है। देखो हमको क्या करना है, हमको ये चीज पता चल गई कि भैया काइनेटिक एनर्जी क्या होती है। काइनेटिक एनर्जी इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन, है ना। काइनेटिक एनर्जी मतलब कि मान लो कि हमने किसी ऑब्जेक्ट के अंदर काइनेटिक एनर्जी ट्रांसफर की, तो वो ट्रांसफर की हुई एनर्जी किसके बराबर होगी? मेरे वर्क डन के बराबर। इसका मतलब सिंपल भाषा में देखूं तो मान लो किसी ऑब्जेक्ट के पास में पहले थी 30 जूल की एनर्जी, है ना, और वो 30 जूल की एनर्जी से बॉल आगे बढ़ रही थी। मैंने इसमें किक मारी और अब इसकी एनर्जी हो गई भैया 50 जूल। बड़ा ध्यान से सुनना, बिल्कुल ध्यान से सुनना भाई। पहले इसके पास में एनर्जी कितनी थी? अब देखो ये तो समझ में आ गया ना कि अगर ये बॉल मूव हो रही है ना, हाइट पे नहीं है, ये बॉल जमीन पे मूव हो रही है, तो इसके पास में पोटेंशियल एनर्जी नहीं होगी, इसके पास में काइनेटिक एनर्जी होगी। ये बात तो समझ में आ गई। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? जो मोशन और वेलोसिटी की होती है। अब अगर मान लो कि इस बॉल के पास में पहले मान लो कि मुझे किसी ने बता दिया कि इस बॉल की एनर्जी 30 जूल है। अब मैंने इसको किक मारा और किक मार के इसकी एनर्जी होगी 50 जूल, है ना। तो पहले इसकी एनर्जी थी 30 जूल,
बाद में इसकी एनर्जी हो गई 50 जूल। तो मैंने इसके ऊपर कितना वर्क डन किया, जितनी एनर्जी मैंने ट्रांसफर की, है ना। आपको मुझसे पूछा कि बताओ भैया आपने कितना वर्क डन किया, तो बड़ी सिंपल सी बात है भाई, पहले 30 जूल थी, अब 50 जूल हो गई, तो कितने जूल बढ़ गई इसकी एनर्जी, 20 जूल से। तो ये 20 जूल एनर्जी कहां से आएगी, जो मैंने वर्क डन किया वहीं से आएगी। ठीक है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि पहले जो एनर्जी थी और मैंने कुछ काम किया इस बॉल के ऊपर, मैंने इसको किक मारा, उसके बाद में इसकी कुछ एनर्जी होगी, तो जो मतलब जो जितना वर्क डन मैंने किया है उतनी ही एनर्जी ट्रांसफर होगी। भाई मैंने 30 जूल का वर्क डन किया है या मैंने 20 जूल का वर्क डन किया है, तो 20 जूल की एनर्जी ट्रांसफर होगी। तो पहले 30 थी, है ना, मैंने यहां पर इसे डिश्यूम करके किक मार दी, तो पहले 30 थी, मैंने और 20 ऐड कर दी तो 50 हो गई। तो मैंने कितना काम किया इसमें, 20 का। भाई 30 तो पहले से ही थी ना उसके पास, किसी और ने किक मारी होगी मेरे पास में आने से पहले, और मैंने और किक मार के 20 जूल की एनर्जी और ट्रांसफर कर दी, है ना। मतलब मैंने 20 जूल का वर्क और डन किया, तो इसके अंदर 20 जूल की एनर्जी और बढ़ गई, है ना। तो वर्क डन बेसिकली क्या होता है, वर्क डन ही होता है कि आपने कितनी एनर्जी ट्रांसफर की किसी ऑब्जेक्ट के अंदर, कितनी एनर्जी उसको दी। ठीक है, मान लो कि तुम किसी के पास बैठे हुए हो, बिल्कुल डिमोटिवेटेड है, तो आप उसके पास बैठ, जैसे तुम लोग कभी डिमोटिवेटेड होते हो और मैं बैठ के काम करता हूं तुम्हारे लिए कि तुम लोगों के अंदर एनर्जी ट्रांसफर हो, तो तुम्हारे अंदर मेरे साइड से कितनी एनर्जी ट्रांसफर हुई, दैट विल बी इक्वल टू द वर्क डन। अगर मैं ज्यादा काम करूंगा, ज्यादा वीडियोस बनाऊंगा, तो तुम्हारे अंदर ज्यादा एनर्जी ट्रांसफर होगी। अगर मैं नहीं बनाऊंगा तो तुम्हारे अंदर मतलब ऐसा नहीं है, तुम्हें तो कहीं से मिल जाएगी, मतलब अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, तुम लोग बस एनर्जेटिक रहना चाहिए, भली कोई भी हो, कहीं से भी हो, बट कहने का मतलब समझ में ना। ठीक है, तो इसका डेरिवेशन कैसे करते हैं, बड़ी सिंपल सी कहानी है इसकी भी, हमको बस पता है फॉर्मूला। देखो दोनों ही काइनेटिक और पोटेंशियल दोनों के डेरिवेशन के लिए हमको एक फॉर्मूला याद होना चाहिए। वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ये हमको पता है। अब भैया फोर्स क्या होता है, फोर्स क्या होता है, फोर्स क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। ठीक है, फोर्स क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। और एस क्या होता है, एस हम निकालते हैं, है ना। एस हम कैसे निकालेंगे, एस हम वो फॉर्मूला से निकालते हैं, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल। देखो मेरी जान मेरी बात सुनो, बहुत सारे बच्चे यहाँ पर कंफ्यूज होते हैं कि भैया यही क्यों लिया, यही क्यों लिया। क्योंकि देखो मैं तुमको बताता हूं, डेरिवेशन मतलब क्या होता है कि तुमको एक लास्ट में एक फॉर्मूला चाहिए। अब तुमको फॉर्मूला पहले से पता होना चाहिए, तुमको एक फॉर्मूला पता होना चाहिए कि तुमको लास्ट में हाफ एम वी स्क्वायर लाना है। ये काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है, हाफ इंटू एम इंटू वी स्क्वायर। अब तुमको लाने के लिए क्या खटकरम करने पड़ेंगे वो कर लो, बड़ी सिंपल सी बात है। ठीक है, कैसे लाया, कौन लाया, उसमें बहुत सारे साइंटिस्ट ने बहुत सारी रिसर्च की होगी। अब वो रिसर्च करके बैठे हुए तो हम वापस बार बार रिसर्च क्यों करें बैठ के। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। तो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as, इससे हम निकालते हैं एस। एस क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2a। भैया मैंने एस को 2a को इधर भेज दिया तो मुझे एस की वैल्यू मिल गई, है ना। तो मैं क्या करूंगा, एस की ये वाली वैल्यू, है ना, क्योंकि भाई मुझे वर्क डन निकालना है। वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है। अब ना मेरे पास में फोर्स है ना मेरे पास में डिस्प्लेसमेंट है, मेरे पास में क्या है, वी और ए, मतलब ऐसा मान के चलो कि वी और ए अपन निकाल लेंगे। तो एस की वैल्यू निकाल ली और यहां से फोर्स की वैल्यू निकाल ली एम ए। तो अब क्या हो जाएगा, एम ए इंटू भाई फोर्स की वैल्यू, फोर्स की जगह मैंने एम ए रख दिया और एस की जगह, फोर्स की जगह मैंने एम ए रख दिया और एस जहां था उसकी जगह मैंने ये पूरी की पूरी कहानी रख दी बड़ी सी। तो क्या लिखा मैंने, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2a, है ना। अब क्या होगा, ये a से a कट जाएगा, तो अब क्या बचा 1/2। देखो ये 1/2 को मैं इधर ले लेता हूं, एम वी माइनस वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, ये बचा। तो ये फॉर्मूला है काइनेटिक एनर्जी का। ठीक है, ये फॉर्मूला है काइनेटिक एनर्जी। इसका मतलब मान लो पहले जैसे अब मैंने वही ना, बॉल के अंदर पहले 30 जूल थी, अब 50 जूल हो गई। तो अगर मुझे बॉल का कोई एनर्जी नहीं बताया पहले, तो भी मैं सिर्फ उसकी वेलोसिटी से भी निकाल सकता हूं कि कितना वर्क डन होगा। ठीक है, तो ये फॉर्मूला है। अब देखो ये फॉर्मूला कब है, जब बॉल के पास में एक फाइनल वेलोसिटी भी थी और इनिशियल वेलोसिटी भी थी, है ना। अब मैं क्या करता हूं, मैं ऐसा इमेजिन करता हूं कि बॉल पहले रेस्ट पे थी। भाई जिस बॉल के ऊपर अपन काम करने वाले, जिस बॉल के ऊपर इतना घमासान करने वाले, वो बॉल पहले खड़ी हुई थी, कहीं चल नहीं रही थी बॉल, है ना। अब बॉल रेस्ट पे है, अब मैंने क्या किया, उस रेस्ट वाली बॉल को किक किया तो उसके पास में कुछ ना कुछ वेलोसिटी आ गई। तो इनिशियली वो बॉल रेस्ट पे थी, यानी कि उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 थी। तो उस केस में फॉर्मूला क्या हो जाएगा, हाफ एम वी स्क्वायर, क्योंकि यू स्क्वायर तो 0 हो जाएगा, तो वी स्क्वायर माइनस 0, तो अल्टीमेटली आएगा यही, है ना। मैं तुम लोगों को थोड़ी जल्दी जल्दी बता रहा हूं क्योंकि ये वन शॉट लेक्चर है, बट आप लोग फील समझ पा रहे हो। हम ये सिर्फ डेरिवेशन करने का तरीका बता रहा हूं कि अगर एग्जाम में आ जाए कि बता काइनेटिक एनर्जी को कैसे डिराइव करना है, तो आप ये डिराइव कर पाओ। हमको इस डेरिवेशन से कोई मतलब नहीं है ज्यादा, हमको मतलब है फाइनल फॉर्मूले से। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर। अब उससे रिलेटेड आप एक क्वेश्चन करके बताओ फटाफट, क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। सिंपल फॉर्मूला है काइनेटिक एनर्जी का, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू हाफ इंटू मास इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर। भाई जितनी ज्यादा, अब देखो ध्यान से देखो, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला पता चल गया ना, क्या है भैया, हाफ एम वी स्क्वायर। तो जितनी वेलोसिटी ज्यादा होगी उतनी काइनेटिक एनर्जी भी ज्यादा होगी, है ना। अब अगर मान लो कि वो ऑब्जेक्ट के उसमें पहले से ही कोई वेलोसिटी थी, मान लो कि पहले से ही उस बॉल को किसी ने किक किया हुआ है और मैं उल्टा और उसमें एनर्जी ज्यादा ट्रांसफर करने वाला हूं, तो उस केस में आप ये लिख सकते हो, हाफ एम वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, जो हमने पहले फॉर्मूला निकाला था वो। ठीक है, अभी तुम लोग थोड़े न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करोगे तो अपने आप समझ जाएगा। ठीक है, तो फटाफट इस क्वेश्चन को बताओ क्या होगा इसका आंसर, पॉज करो और बताओ,
पॉज करो और कमेंट करो आंसर। क्वेश्चन 4 का आंसर क्या है? एबीसीडी। करेक्ट आंसर इज ए। सिंपल फॉर्मूला लगा है हाफ एमवी स्क्वायर 1/2 इंटू 15 इंटू 4, तो आंसर आएगा 120 जूल्स। दैट्स इट। इसकी यूनिट होती है जूल। इतना सिंपल कैलकुलेशन है, दिखने में बड़ा बड़ा लगता है भैया काइनेटिक एनर्जी इतना है, पर है कुछ नहीं। ठीक है, फिर अब आते हैं पोटेंशियल एनर्जी के ऊपर। पोटेंशियल एनर्जी क्या है? ड्यू टू इट्स पोजीशन और शेप। शेप में हमको अभी नहीं फंसना है, क्योंकि शेप में हम फंसेंगे 11th 12th में। अभी हमको सिर्फ पोजीशन से मतलब है कि भैया उसकी हाइट कितनी है। ठीक है, उसकी हाइट कितनी है। अब ध्यान से देखो, मान लो कि भैया अपने पास में कोई बक्सा है ना। अब ये बक्सा पहले जमीन पर रखा होता, अब मैंने क्या किया, इस बक्से को उठा के जमीन से फलक तक पहुंचा दिया। मान लो कि मैंने इसको कुछ समझो 5 मीटर हाइट तक पहुंचा दिया, है ना। 5 मीटर मतलब नीचे कोई बक्सा था, है ना। मान लो कि ये बक्सा है ना, ये बक्सा है। इस बक्से को मैंने उठा के यहां खड़ा कर दिया 5 मीटर की हाइट पे। ठीक है, अब कोई मुझसे पूछे भैया इसके ऊपर वर्क डन कितना होगा बताओ, तो एक बात तो ये, ठीक है, वर्क डन भी निकाल लूंगा और एनर्जी भी निकाल लूंगा। बट अगर कोई मुझसे आके पूछे कि भैया इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी बताओ, कितनी होगी बताओ, तो कुछ भी नहीं होगी, क्योंकि भैया काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? हाफ एमवी स्क्वायर। वेलोसिटी जीरो है ना, मूव थोड़ी हो रहा है, तो यहीं पे यही है, तो इसके में कुछ भी काइनेटिक एनर्जी नहीं होगी। ठीक है, बट अगर पोटेंशियल एनर्जी निकालनी तो वो कैसे निकालेंगे, उसका भी बस डेरिवेशन देख लो, बाकी फॉर्मूला याद रखना, और डेरिवेशन से कोई मतलब नहीं हमको। तो मैं बता रहा हूं तुम लोगों को कि कल को तुम ये ना बोलो कि भैया आपने डेरिवेशन बताया नहीं। ठीक है, वर्क डन क्या होता है भैया? अगेन वही फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, अब इस केस में ध्यान से सुनना, इस केस में मुझे अगर फोर्स निकालना है तो फोर्स क्या होगा भाई? अगर मैंने इस ऑब्जेक्ट को यहां रख दिया तो इसके ऊपर फोर्स कितना लग रहा है बताओ। तुम बोलोगे भैया कुछ भी तो फोर्स नहीं लग रहा। कौन फोर्स लगा रहा है? अरे मेरी जान, धरती माता लगा रही है ना नीचे फोर्स। धरती माता नीचे फोर्स लगा रही है कि नहीं लगा रही है? तो अगर धरती माता नीचे 10 न्यूटन का फोर्स लगा रही है तो मुझे भी इसके ऊपर 10 न्यूटन का फोर्स लगाना पड़ेगा ना, तब जाके बैलेंस रहेगा, वरना बैलेंस थोड़ी रह पाएगा। समझ रहे हो मेरी बात को भाई? अगर मैं इसको छोड़ दूंगा, है ना भाई, अगर मैं इसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लगा रहा, है ना, अगर मैं इसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लगा रहा तो क्या हो रहा है? तो क्या हो रहा है? ये नीचे गिर जाएगा। ये देखो धरती माता इसको नीचे खींच रही है 10 न्यूटन का फोर्स से। तो अगर मुझे धरती माता का जो नीचे 10 न्यूटन का फोर्स है इसको ओवर पावर करना है, इसको ओपी करना है, तो मुझे अपने हाथ भी 10 न्यूटन ऊपर लगाना पड़ेगा कि नहीं लगाना पड़ेगा? भाई धरती माता इधर 10 न्यूटन लगा रही है, नीचे खींच रही है इसको 10 न्यूटन से, तो अगर मुझे इसको यहीं पे मेंटेन रखना है तो मुझे ऊपर 10 न्यूटन लगाना पड़ेगा, तब जाके इसके ऊपर 0 होगा और यहीं पे खड़ा रहेगा। अगर मैं नहीं लगाऊंगा तो धरती माता ले जाएगी इसको नीचे। ठीक है, तो ये 10 न्यूटन का फोर्स इस पे लग रहा है ना, बहुत बढ़िया। तो इसका मतलब जब भी कोई ऑब्जेक्ट भले ही मूव नहीं कर रहा हो, जब मूव कर रहा है तब तो उसके पास में वो मास इनटू एक्सीलरेशन वाले फॉर्मूला से हम निकाल लेंगे फोर्स क्या होगा। उसका मास पता होगा, उसका एक्सीलरेशन पता होगा, जो हमने अभी एमएस से निकाला था, पूरा डिराइव किया था, वेलोसिटी से निकाल लोगे। अब इसके पास वेलोसिटी तो है ही नहीं, तो इसके पास पे फोर्स कितना लग रहा है भाई? ऐसा तो भाई किसी भी ऑब्जेक्ट पे कभी भी ऐसा नहीं होता कि कुछ भी फोर्स नहीं लग रहा हो। ग्रेविटी का फोर्स तो हमेशा लगता है। वो जो ग्रेविटी का फोर्स है ना, जो वेट के बराबर होता है हमारे, वो तो हमेशा लगता है। मेरे ऊपर भी अभी mg लग रहा है, धरती माता मुझे नीचे फोर्स से खींच रही है, जिसको मैं मेरा वेट बोलता हूं या फिर मैं mg बोलता हूं। तो यहां पर भैया फोर्स का हो जाएगा बिटवा F = mg, क्योंकि इस केस में फोर्स कौन सा है? ग्रेविटेशनल का फोर्स है ना, और कोई फोर्स नहीं है। और डिस्प्लेसमेंट कितना होगा भैया? डिस्प्लेसमेंट कितना होगा भैया? देखो फोर्स mg हो गया, अब डिस्प्लेसमेंट कितना होगा ये बताओ। तो जमीन पे जब ये था, जब जमीन पे था तब तो 0 पे था। अब मैंने इसको उठा के फलक पे रख दिया, यानी कि मैंने उसको जमीन से उठाया और ऐसे जमीन से 5 मीटर के हाइट पे ले आया। तो नीचे पहले जमीन पे था, अब मैं इसको 5 मीटर ऊपर ले आया, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? 5 मीटर का। भाई पहले जमीन पे था, अब मैंने इसको उठा के 5 मीटर ऊंचा खड़ा कर दिया, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया इसका जमीन से? इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच में ये डिफरेंस कितना हो गया? 5 मीटर का हो गया ना, है ना। तो इसका मतलब ये जो डिफरेंस है, ये यहां पर तो मैंने 5 मीटर लिखा है, बट एक्चुअली में ये इसकी हाइट के बराबर हो गया ना, जितनी हाइट पे मैं इसको ले गया। तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया भैया? हाइट। तो अगर मैं इन दोनों वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करूं यहां पर, तो क्या हो जाएगा? वर्क डन = mg इंटू h। तो ये आपका वर्क डन हो गया। और यही वर्क डन किसके बराबर होगा भाई? जितना वर्क डन करते हो उतनी पोटेंशियल एनर्जी ट्रांसफर होती है। भाई देखो, अगर ये समझो मेरी बात को, अगर ये जो बक्सा है ये जमीन पे है, तब तो इसके पास में पोटेंशियल एनर्जी 0 है। क्यों? क्योंकि भैया इसकी हाइट 0 है, तो h 0 होगा तो पूरी वैल्यू 0 हो जाएगी। अब अगर मैंने इसको नीचे जमीन से उठा के ऊपर तक रखा, तो मैंने क्या किया? मैंने इसके ऊपर कुछ काम किया, तो मैंने जितना काम किया दैट इज इक्वल टू एनर्जी ट्रांसफर्ड। वही तो देख रहे हैं अभी तक भाई, वर्क डन इज इक्वल टू एनर्जी ट्रांसफर्ड। बस लिख लो और समझ जाओ, भले ही फिर काइनेटिक एनर्जी हो कि पोटेंशियल एनर्जी हो, ये चीज हमेशा सत्य है कि एनर्जी क्या होती है, एनर्जी क्या होती है, वर्क डन क्या होता है। वर्क डन का मतलब कि मैंने कितनी एनर्जी ट्रांसफर की इसके ऊपर। भाई मैंने अगर इसके अंदर 10 जूल की एनर्जी ट्रांसफर की तो वर्क डन कितना हो गया? 10 जूल। मैंने अगर इसके अंदर 20 जूल की एनर्जी ट्रांसफर की तो वर्क डन हो गया 20 जूल। अब मैंने इसके ऊपर वर्क डन अगर किया mgh, है ना भाई। मैंने अब देखो जमीन पे था ये, और मैंने इसको उठा के 5 मीटर की हाइट पर रखा, तो नीचे उठाने से लेके इसको 5 मीटर की हाइट पे लाने तक मैंने इसमें कुछ एनर्जी ट्रांसफर की होगी। भाई अगर इसके पास में एनर्जी नहीं होगी तो ये कैसे रहेगा ऊपर? इसके पास में एनर्जी तो होनी चाहिए ना, इसको एनर्जी मैं दे रहा हूं, अगर मैं एनर्जी नहीं दूंगा तो नीचे गिर जाएगा। तो ये जो एनर्जी मैंने इसको दी नीचे से, ये क्या होगी? mgh के बराबर। ठीक है, ये क्या होती है? mgh के बराबर। तो आपका जो अब वर्क डन इज इक्वल टू mgh, तो यही वर्क डन जो है ये पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होता है।
mgh, है ना, क्योंकि भैया भाई ये ऑब्जेक्ट यहां पर आया तो इसके पास में कुछ पोटेंशियल एनर्जी होगी, वो पोटेंशियल एनर्जी कहां से आएगी, जो मैंने वर्क डन किया इसके ऊपर उस पे आएगी। तो मैंने वर्क डन कितना किया वो निकाल लिया मैंने फॉर्मूला से, वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है। फोर्स इस केस में मैं कितना लगा रहा हूं, mg के बराबर लगा रहा हूं, ताकि क्योंकि मुझे धरती माता के अगेंस्ट जाना है ना, तो मुझे जितना धरती माता लगा रही है उतना ही लगाना पड़ेगा, और मैं इसको एक हाइट तक लेके आया तो डिस्प्लेसमेंट हो गया h, तो मैंने इसके ऊपर वर्क डन किया mgh का, तो जितना मैंने वर्क डन किया उतना ही इसके ऊपर एनर्जी ट्रांसफर होगी, उतनी इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी होगी, है ना, तो वो हो गई mgh, ये हो गया फॉर्मूला। अब पोटेंशियल एनर्जी की खास बात है, पोटेंशियल एनर्जी ना ये नहीं देखता कि तुम इसको किस रास्ते से लेके आए हो। अगर मान लो मैं इस बक्से को जमीन पे था ये, पर मैं इसको उठा के जों 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 ऐसा कर करके यहां तक लेके आऊं 5 मीटर के हाइट पे, तो भी पोटेंशियल एनर्जी सेम होगी, और अगर मैं इसको सीधे लेके आऊं तो भी पोटेंशियल एनर्जी सेम होगी, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी को इस बात से कोई मतलब नहीं कि तुम किस रास्ते से लेके आए हो, उसको तो बस इस बात से मतलब है कि तुम इसको फाइनली कितने हाइट पे लेके आ गए हो। भाई पहले जमीन पे था, अब तुम इसको फलक तक ले आए ना भाई, अगर तुम इसको जमीन से उठा के, अगर तुम फर्श से उठा के अर्थ तक ले गए, उसको फर्क नहीं पड़ता फिर तुम अच्छे रास्ते से लेके गए बुरे रास्ते से लेके गए कैसे लेके गए, तुमको बस इसको सक्सेसफुल बनाना है, इसको ऊपर पहुंचाना है जिंदगी में, तुमने ऊपर पहुंचा दिया बस दैट्स इट, उसको बस इससे मतलब है कि वो पहले कहां था और अब कहां पहुंच गया, या बीच के फालतू के रास्ते से मतलब नहीं है। तो एक ध्यान रखना चाहिए, पोटेंशियल एनर्जी इज पाथ इंडिपेंडेंट, ठीक है, बहुत बढ़िया, ठीक है। ये देखो वही चीज है, अगर आप इस पाथ से ले जाओगे तो भी पोटेंशियल एनर्जी mgh होगी, और अगर घुमा के ले जाओगे तो भी वही होगी, क्योंकि अल्टीमेटली फॉर्मूला में तो सिर्फ और सिर्फ डिस्प्लेसमेंट जब लिखते हैं हम तो सिर्फ हाइट ले रहे हैं कि भाई पहले यहां था अब यहां पहुंच गया, अब भले तुम इसको कहीं से ही पहुंचाओ, इसकी इनिशियल पोजीशन ये है, फाइनल पोजीशन ये है ना, तो बीच का जो डिस्प्लेसमेंट है जो हाइट के बराबर है वो उतना ही होगा, है ना, और कुछ भी बदलेगा नहीं उसमें, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब बताओ, वाटर स्टोर्ड इन डैम पोजेसेस नो एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। बताओ फटाफट, पॉज करो और बताओ क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर नीचे कमेंट्स में बताओ कि ये है, बहुत बढ़िया, करेक्ट आंसर इज पोटेंशियल एनर्जी। वाटर स्टोर्ड इन अ डैम, स्टोर्ड है इसका मतलब कि मूव नहीं कर रहा है, मूव नहीं कर रहा है, और पानी जब डैम के अंदर स्टोर होता है तो बहुत हाइट तक स्टोर होता है, बहुत ऊंचा स्टोर होता है, तो इसलिए उसके पास पोटेंशियल एनर्जी होती है, ठीक है। फाइंड एनर्जी पॉसिबल ऑन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 10 kg व्हेन इट इज एट अ हाइट ऑफ 6 मीटर अबव द ग्राउंड, ठीक है। बताओ इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, अब सॉरी पोटेंशियल एनर्जी जो भी एनर्जी निकालनी हो कैसे निकालोगे, तो कौन सा फॉर्मूला लगाओगे सबसे पहले बताओ, पॉज करो, क्या है इसका आंसर, बहुत बढ़िया आंसर है ए, सीधे mgh फॉर्मूला लगाओ और आंसर आ गया। इतने फुद्दू क्वेश्चन है, इतने सिंपल क्वेश्चन है, हमको लगता है बहुत टेक्निकल होगा, कुछ है नहीं भैया इसमें, ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 12 kg इज एट हाइट सर्टेन एंड अबव द ग्राउंड, इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द ऑब्जेक्ट इज 480 जूल्स, फाइंड द हाइट एट विच इट इज। तो पॉज करो फटाफट, बताओ इसका आंसर क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर क्या है, बहुत बढ़िया भैया, इसके अंदर तुमको मास दिया है और तुमको पोटेंशियल एनर्जी दी है, तुमको ये बोला है कि बताओ इसकी हाइट क्या होगी, तो सिंपल फॉर्मूला जो होता है, फॉर्मूला होता है mgh, तुम्हारे पास में एनर्जी है, तुम्हारे पास में ये मास है, तुम्हारे पास में जी की वैल्यू, तुमको हाइट निकालनी है तो हाइट निकाल लोगे यहां से डिवाइड करके, बहुत बढ़िया, ठीक है। अब आते हैं अगले टॉपिक पे जो कि है वर्क एनर्जी थ्योरम। ये ऑल्दो मैं तुम लोगों को ऑलरेडी बता चुका हूं, वैसे अभी बताना था बट मैं तुम लोगों को पहले बता चुका हूं। वर्क एनर्जी थ्योरम क्या बोलता है, द अमाउंट ऑफ एनर्जी ट्रांसफर्ड इन एन ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज इक्वल टू द वर्क डन ऑन इट। यही कहानी मैंने तुमको इतनी देर से बताई अभी, है ना, तो ये एक्चुअली बेसिकली तुम लोगों को हो सकता है अगर शुरू में थोड़ा कंफ्यूजन हुआ तो अभी तक क्लियर हो गया हो, क्योंकि ये टॉपिक बाद में आता है, मैंने तुम लोगों को पहले ही बता दिया, ठीक है, मैं भावुक था, मैं पहले ही बता दिया तुम लोगों को, बट ये टॉपिक यहां पर आता है, ठीक है। वर्क एनर्जी थ्योरम स्टेट्स दैट द नेट वर्क डन बाय द फोर्सेस ऑन एन ऑब्जेक्ट इक्वल्स टू द चेंज इन इट्स काइनेटिक एनर्जी। सिंपल भाषा में क्या है भैया, कुछ डरना नहीं है, बहुत खतरनाक डेफिनेशन लग रही है, बड़ी सिंपल डेफिनेशन। क्या कह रहा है वो, ये कह रहा है कि भैया वर्क डन किसके बराबर होगा, जितनी आपने उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी ट्रांसफर की, ठीक है। अब ट्रांसफर करने का क्या मतलब है कि भैया तुम्हारे उसको किक करने के बाद कितनी एनर्जी हुई माइनस पहले कितनी थी। ट्रांसफर कैसे करोगे भाई, मान लो पहले किसी के पास 100 जूल एनर्जी है, तुमने उसके ऊपर कुछ ना कुछ काम धंधा किया और अब 130 जूल हो गई, तो पहले 100 थी अब 130 हो गई, तो तुमने ट्रांसफर कितनी की, जितना चेंज आया, यानी कि 30 जूल ट्रांसफर की, है ना भाई। पहले उसके पास में 100 जूल पहले से थी, अब किसी ने इसमें 30 जूल ट्रांसफर की, यानी कि तुमने इसके अंदर 30 जूल ट्रांसफर की, तब जाके 130 जूल हुई, तो तुमने इसके अंदर 30 जूल एनर्जी ट्रांसफर की, दैट मींस यू हैव डन 30 जूल्स ऑफ वर्क ऑन इट। तो वर्क डन इज इक्वल्स टू द एनर्जी ट्रांसफर्ड, ठीक है, ठीक है। तो इसका एक फॉर्मूला भी यहां से वही निकल के आता है, वर्क डन नेट इज इक्वल्स टू, हम पहले फाइनल काइनेटिक एनर्जी लेते हैं माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी लेते हैं, ठीक है। अब ये कहानी हमने क्यों की भैया, है ना, ये देखो ये कहानी हमने क्यों की, कहानी हमने इसलिए की क्योंकि मेरी जान वर्क डन की कोई मीटर नहीं होता ना भाई। तुमने कभी मीटर देखा जिसके अंदर वर्क डन लिखा हुआ है, वर्क डन का मीटर नहीं मिलेगा तुमको। अब तुमको वर्क डन निकालना है या तुमको एनर्जी निकालनी है ना, तो भाई तुमको अब जैसे फॉर एग्जांपल मान लो कि मैंने वही सेम सिनेरियो कि एक बॉल आ रही है, डिशम 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 इधर आई है, और मैंने इसके ऊपर बॉल मेरे पास देखो इधर से इधर आ रही है ना, इधर से इधर आ रही है, समझो इधर से इधर, मैं इधर समझा रहा हूं, तो बॉल इधर से इधर आ रही है, अब बॉल आई, अब मैंने इस बॉल को और उधर ही किक कर दिया जिधर जा रही थी, ध्यान से सुनना, डायरेक्शन चेंज नहीं की, वो आपको 11th 12th में मिलेगी। मान लो कि भैया एक बॉल आ रही थी ऐसे सीधे सीधे सीधे, बॉल आई मेरे पास, अब मैंने क्या कि मैंने उसके ऊपर और किक मार दी और ऑल बॉल को ट्रांसफर कर दिया।
अब ये कहानी खत्म हो गई, बट एकदम से किसी ने मुझे दूर से देखा, उसने मुझे बोला इधर इधर इधर। मैं गया उसके पास, मतलब क्या हुआ? बोले कि तू बता तूने उसके अंदर कितना वर्क डन किया। मतलब मेरे को क्या मालूम यार, मेरे पास बॉल है, मैंने किक मार दी, इतना दिमाग थोड़ी लगाता हूं मैं कि मैं कितना वर्क डन कर रहा हूं कितना नहीं कर रहा हूं। तो वो मेरे को बोलेगा कि बड़ा आसान है निकालना। कैसे? तो वो बोलेगा कि तुझे ये तो पता होगा ना कि बॉल की पहले वेलोसिटी कितनी थी। तो मैं बोल दूं, मतलब ठीक है मुझे तो वो भी नहीं पता होगा टेक्निकली, बट मान लो मैंने बोल दिया कि हाँ मेरे को पता है 10 मीटर पर सेकंड मेरे पास आ रही थी। तो उसने बोला ठीक है, अब तूने किक मारी और उसके बाद में तो लिखते चलते हैं ना, क्या बोला उसने कि भैया जो बॉल की वेलोसिटी मेरे पास आने से पहले कितनी थी, मान लो 10 मीटर पर सेकंड से बॉल मेरे पास आ रही थी, मैंने उसको लात मारी, लात मार के उसकी वेलोसिटी यानी कि जो फाइनल वेलोसिटी होगी मेरे लात मारने के बाद वो मान लो हो गई 15 मीटर पर सेकंड। तो पहले 10 थी अब 15 हो गई। और भैया बॉल का जो मास है वो कितना है, मान लो कि बॉल का मास है 1 kg, 1 किलो की बॉल है जिससे हम खेल रहे हैं, ठीक है। अब मुझे किसी ने पूछ लिया कि भैया तू बता तूने कितना काम किया उसके ऊपर, तो मुझे थोड़ी पता कि कितना काम किया, मेरे पैर में मीटर कोई लगा हुआ है, मुझे कैसे पता होगा? पर मुझे ये पता है ना कि मैंने मेरे कारण उसके अंदर वेलोसिटी में कितना चेंज आया। तो मुझे इस सब से ये पता चल सकता है कि मैंने कितनी काइनेटिक एनर्जी उसके अंदर भरी, है ना भाई। अपन हवा भरते हैं ना, तो मैंने कितनी काइनेटिक एनर्जी भरी उस बॉल के अंदर। तो कैसे पता चलेगा कि पहले जितनी काइनेटिक एनर्जी थी वो बाद में कितनी हुई, वो इन दोनों के बीच का डिफरेंस निकाल लो। तो पहले कितनी काइनेटिक एनर्जी थी भैया, हाफ mu², यानी कि हाफ इंटू 1 इंटू यू स्क्वायर यानी कि 10 का स्क्वायर यानी कि 100, ठीक है। तो पहले इसके पास में 50 जूल की काइनेटिक एनर्जी थी, है ना। तो काइनेटिक एनर्जी जो इसके पास में पहले थी इनिशियल वाली वो 50 जूल थी, और मैंने किक मारने के बाद उसके अंदर मैंने कितनी एनर्जी भरा गई। अब देखो कोई फॉर्मूला लगाते हैं, हाफ इंटू एम इंटू अब v स्क्वायर, मतलब मेरे किक मारने के बाद इसमें 15 की वेलोसिटी होगी, तो 15 का स्क्वायर होता है 225, ठीक है। तो अब जो फाइनल काइनेटिक एनर्जी होगी वो क्या होगी, ये 2 से तुम डिवाइड कर दोगे 225 को तो हो जाएगा 112.5, ठीक है। तो भैया पहले इसके में काइनेटिक एनर्जी थी 50 जूल की, मैंने इसको किक मारी और अब हो गई 112.5 जूल। तो भैया मैंने कितना वर्क डन किया इसमें, देखो मेरी बात सुनो, पहले 50 जूल थी अब 112.5 जूल हो गई। या मान लो कि इसको कैलकुलेशन को इजी करने के लिए अभी मान लो कि 15 नहीं था ये, मान लो कि इसके बाद में किक मारने के बाद में 15 की बजाय इसकी वेलोसिटी हो गई 20, है ना, मान लो 20 मीटर पर सेकंड। तो अब क्या हो जाएगा, हाफ इंटू एम यानी कि 1 इंटू बी स्क्वायर यानी कि 400, तो कितना हो गया, 200 हो गया, है ना, 200 हो गया। तो यानी कि मेरे किक मारने के बाद अब जो फाइनल काइनेटिक एनर्जी हो गई वो कितनी हो गई, 200 जूल, है ना। तो अब बॉल का इसमें 200 जूल है, पहले 50 जूल थी। तो ये एक्स्ट्रा एनर्जी 50 जूल से 200 तक जाने का जो रास्ता है वो किसने तय करवाया, मैंने करवाया ना। तो 50 से 200 पे कौन लेके गया, मैं लेके गया। तो 50 जूल से 200 जूल पे जब इसकी एनर्जी गई तो मैंने कितनी एनर्जी ट्रांसफर की, 200 माइनस 50, यानी कि मेरे कारण मैंने उसमें जब उंगली मैंने उसको किक मारी तो कितनी एनर्जी ट्रांसफर हुई, 150 जूल की। तो इसका मतलब मैंने वर्क डन भी 150 जूल ही किया, जितनी एनर्जी मैंने उसके अंदर ट्रांसफर की उतना ही मैंने वर्क डन किया, बात ही खत्म। यही होता है वर्क एनर्जी थ्योरम, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया, अब बताओ ये न्यूमेरिकल करके बताओ, व्हाट इज द वर्क टू बी डन टू इंक्रीज द वेलोसिटी ऑफ अ कार फ्रॉम 30 km/h to 60 km/h इफ द मास ऑफ द कार इज 1500 kg। पॉज करो, फटाफट आंसर दो। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर क्या होगा, फटाफट कमेंट करो, फटाफट कमेंट करो। बहुत बढ़िया, करेक्ट आंसर होगा डी। अब बहुत सारे बच्चों ने गलत कर दिया होगा, क्यों, क्योंकि तुमने km/h की यूनिट कन्वर्ट नहीं की भाई। यहां पर अगर मास केजी में दिया है तो तुमको पूरी कहानी मीटर पर सेकंड में लेके चलनी है, केजी मीटर सेकंड, ठीक है। ये आर वार किलोमीटर कुछ नहीं चाहिए हमको। तो 30 km/h को मीटर में कन्वर्ट करो, मीटर पर सेकंड में कैसे करोगे, देखो सिंपल, इसको सबसे बढ़िया फंडा बताता हूं भाई। 1 km/h को हमको मीटर पर सेकंड में करना है, तो पहले तो भैया 1 किलोमीटर को मीटर में कर लो तो ये हो जाएगा 1000 मीटर, अपॉन 1 घंटे को सेकंड में कर लो तो 1 घंटे में होता है 3600 सेकंड। तो कितना हो गया ये 10/36 यानी कि 5/18। तो आपको जब भी km/h को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है तो आपको 5/18 से मल्टीप्लाई करना है, और अगर उल्टा करना है तो आपको 18/5 से करना है, ठीक है। टेंशन नहीं ले, देखो मैं क्या होता तो बार बार भूल जाता था कि वो क्या नंबर है, 5/10 है कि 18/5 क्या है। तो कुछ मत करो, हर बार बस ये सोचो कि आपको km/h को मीटर पर सेकंड में करना है, तो किलोमीटर को मीटर में करोगे तो 1000 होगा, आर को सेकंड में करोगे तो 3600 होगा, तो 1000/3600 होगा, कैंसिल करके आ जाएगा 5/18। तो यहां पर 5/18 से मल्टीप्लाई कर दो तो मीटर पर सेकंड मिल जाएगा। अब फंडा क्या है इसका, फंडा बस सिंपल सा है कि भाई हमको पहले तो ये देखना है कि पहले इसकी वेलोसिटी कितनी थी और हमको बाद में कितनी चाहिए। तो पहले इतनी थी, बाद में इतनी चाहिए, तो इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होगा वो हमको पता चल जाएगा, ठीक है। तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी मिली हमको, ये वाली मिली। फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितनी होनी चाहिए वो मिली। तो भैया हमको इतनी चाहिए, पहले इतनी थी, तो कितना काम करोगे जो इतनी हो जाएगी, डिफरेंस निकाल लो, डिफरेंस निकालो तो वर्क डन मिल गया कि कितनी एनर्जी ट्रांसफर करनी पड़ेगी, मतलब उतना ही वर्क डन करना है। आगे बात समझ में, बस यही करना है, बस यही करना है। एक फुटबॉल इमेजिन करो, बस एक फुटबॉल इमेजिन करो, 10 जूल की एनर्जी से आ रही है, तुमने किक मारी 15 जूल हो गई, तो तुमने कितना वर्क डन किया, 5 जूल का, ठीक है, बहुत बढ़िया, ठीक है। तो मैकेनिकल एनर्जी क्या होती है, एनर्जी पता है ड्यू टू इट्स पोजीशन और मोशन, मतलब काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी को हम मैकेनिकल एनर्जी बोलते हैं, ठीक है। अब आते हैं भैया सबसे इंपॉर्टेंट नियम के ऊपर, जो कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हमको यह बोलता है कि इस ब्रह्मांड के अंदर ना तो आप एनर्जी बना सकते हो ना डिस्ट्रॉय कर सकते हो, ठीक है। मतलब कि टोटल एनर्जी यूनिवर्स के अंदर कांस्टेंट है, मतलब आज से हजारों साल पहले जितनी एनर्जी थी इस दुनिया में आज भी उतनी ही एनर्जी है, ठीक है।
आज से 1000 साल पहले जितनी एनर्जी थी आज भी उतनी ही एनर्जी है। मान लो आज से 10 साल, आज से 1 लाख साल पहले एक बैंक था, एनर्जी बैंक। उस बैंक के अंदर मान लो 1000 रुपए थे, यानी कि समझो 1000 रुपए नहीं, ऐसे समझ लो कि 1000 जूल एनर्जी थी। तो भैया आज भी दुनिया के अंदर 1000 जूल एनर्जी ही है। ऑब्वियसली बात है, 1000 जूल तो बहुत कम बोल रहा हूं मैं, ये तो हम ऐसे ही ट्रांसफर कर देते हैं। बहुत ज्यादा अमाउंट में एनर्जी यूनिवर्स के अंदर ऑलरेडी प्रेजेंट है। अब हम उसको ना तो बढ़ा सकते हैं ना कम कर सकते हैं। तो भैया फिर ये लाइट कैसे चल रही है? मैं बोल कैसे पा रहा हूं? मैं एनर्जी कैसे, मेरे अंदर भी तो एनर्जी रिलीज हो रही है ना। ये जो मैंने फुटबॉल को किक मारा, ये एनर्जी कहां से आई बताओ? अभी मैं इतनी देर से ये समझा रहा हूं ना कि 10 जूल की फुटबॉल थी, 10 जूल से आ रही थी, मैंने 5 जूल एनर्जी ट्रांसफर किया, 5 जूल वर्क डन किया, तो उसकी 15 जूल हो गई। तो ये 5 जूल कहां से लेके आए भैया? किसी से खरीद के लाए क्या? या आप कोई भगवान हो अलग प्रकार के जिसके पास में एनर्जी बन रही है? ना बेटा ना, एनर्जी को मैं सिर्फ ट्रांसफर कर सकता, सॉरी मैं सिर्फ ट्रांसफर कर सकता हूं या फिर उसको एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर सकता हूं। इसका मतलब ये जो मैंने 5 जूल की एनर्जी लगाई है ना उस बॉल के ऊपर, वो एनर्जी मेरे पास में कहां से आएगी? जो मैंने खाना खाया होगा दिन में उससे। भाई मैंने क्या मान लो कि मैंने खाने में आज एक एप्पल खाया। अब मैंने एप्पल खाया, तो एप्पल जब मैंने खाया तो एप्पल की जितनी एप्पल जब मेरी बॉडी में गया तो मेरी बॉडी के अंदर केमिकल एनर्जी, मतलब वो जो एप्पल था वो केमिकल एनर्जी में आया मेरे फॉर्म में, केमिकल एनर्जी के फॉर्म में मेरी बॉडी के अंदर घुसा है। तो एक तरीके से केमिकल एनर्जी जब वो घुसा तो मेरी बॉडी ने उसके अंदर और कुछ केमिकल मिक्स करके कुछ केमिकल एनर्जी से उस केमिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया। भाई तुम जिस दिन खाना नहीं खाते, मान लो तुम 4-5 दिन खाना नहीं खाओगे, ऑब्वियसली बात है बॉडी के अंदर बहुत सारी चीजें स्टोर्ड भी होती है पहले से, जिसको भी यूज कर लेती है। बट अगर तुम बहुत दिन तक खाना नहीं खाते हो तो भाई खाना नहीं खाने से आदमी मर क्यों जाता है? भूखमरी से क्यों मरता है? इसलिए मरता है क्योंकि अगर वो कुछ खाना नहीं खाएगा तो उसकी बॉडी को तो मैकेनिकल एनर्जी चाहिए ना, उसके हार्ट को फंक्शन करने के लिए एनर्जी चाहिए, उसके पेट को फंक्शन करने के लिए, लंग्स को फंक्शन करने के लिए एनर्जी चाहिए। वो एनर्जी कहां से आएगी? बना तो सकती नहीं बॉडी, वो किसी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ले सकते हैं। तो अगर आप किसी एक फॉर्म से खाना लोगे और खाओगे तो वो केमिकल एनर्जी आपकी बॉडी में गई और वो मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो गई। सिमिलरली भाई बहुत सारे अलग अलग एनर्जी कन्वर्ट होते हैं, जैसे कि भाई देखो केमिकल एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है। फिर जो लाइट जलती है, जो हम बैटरी चलाते हैं ना, बैटरी कैसे चलती है, या जो हमारी जो टॉर्च होती है तो भी केमिकल एनर्जी से लाइट एनर्जी में होती है। फिर भैया इलेक्ट्रिकल एनर्जी भी लाइट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है ना, और केमिकल एनर्जी ही इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट, मतलब ये सब इधर उधर होते रहता है। जैसे कि देखो फॉर एग्जांपल, अगर बिल्कुल बेसिक एग्जांपल लूं, है ना, दूर का एग्जांपल लेता हूं ना अपन, बिल्कुल वेग एग्जांपल लेते हैं, है ना, मजा आएगा करने में। मान लो कि तुमने कहीं पे सोलर पावर प्लांट लगाया हुआ है, ठीक है, तो सोलर पावर प्लांट लगाया तो सबसे पहले एनर्जी कौन सी आ गई हमारे पास में? सोलर एनर्जी आ गई। अब हमने उस सोलर एनर्जी से कन्वर्ट कर लिया इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, हमने सोलर पावर प्लांट लगाया, अब इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर लिया। अब इलेक्ट्रिकल एनर्जी से हमने कन्वर्ट किस में कर लिया? हमने इस इलेक्ट्रिकल एनर्जी को भेजा पंखे में। अब पंखा घूम रहा है, यानी कि पंखा मैकेनिकली मूव कर रहा है, फिजिकली मूव कर रहा है, तो इसका मतलब हमने इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया। तो देखो कैसे सोलर एनर्जी से मैकेनिकल एनर्जी पहुंच गए। अब आते भाई अगले टॉपिक पर, जो कि आपके एनसीईआरटी के अंदर ऑल्दो ऐसे डिराइव करके नहीं दिया है, बट बहुत इंपॉर्टेंट है, आप अभी सुन लोगे ना बहुत आराम से समझ में आ जाएगा। हमको बस ये बताना है कि हमको ये प्रूव करके बताना है कि भैया लॉ ऑफ कंजर्वेशन एनर्जी एग्जिस्ट करता है, यानी कि एनर्जी ना तो बढ़ेगी ना कम होगी। भाई कैसे करेंगे? बड़ा सिंपल सा तरीका है। हम क्या करेंगे, हम एक दिमाग लगाएंगे। हमने सोचा हम क्या करते हैं, हम एक बिल्डिंग के ऊपर जाते हैं, हम इस बिल्डिंग से इस बॉल को गिराते हैं। अब जब हम इस बिल्डिंग से इस बॉल को गिराएंगे तो हमको बस ये बताना है, देखो हमको क्या प्रूव करना है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। इसका मतलब क्या है कि एनर्जी इस बॉल की जो एनर्जी है वो हमेशा बराबर है। वो एनर्जी ना तो कम हो रही है, वो एनर्जी ना तो कम हो रही है ना बढ़ रही है। ये मुझे बताना है, बस मुझे बस एनर्जी बतानी है इसकी। तो मैं क्या करता हूं, मैं इसको एक बिल्डिंग से फेंकूंगा, है ना। अब ध्यान से सुनना, सिनेरियो इमेजिन करो, मैं गया एक बिल्डिंग के ऊपर, मैंने इस बिल्डिंग से इस बॉल को फेंक दिया और ये जमीन पे नीचे इसको मैंने पकड़ लिया। अब मुझे बस ये प्रूव करना है कि जब मैं इस बॉल को फेंक रहा हूं तो जब मैंने इस बॉल को पकड़ रखा था, है ना, जब यानी कि जब ये बॉल हाइट पे थी और मूव नहीं कर रही थी, तब भी इसके पास में कुछ एनर्जी होगी जो कि पोटेंशियल एनर्जी होगी। जब मैंने इसको छोड़ दिया तो जब ये छूटते छूटते नीचे आ रही है, तो हर एक पॉइंट पे इसके पास में कुछ ना कुछ एनर्जी होगी। अब क्योंकि बॉल मूव हो रही है भैया, अगर मोशन हो रहा है तो अब काइनेटिक एनर्जी भी होगी, और हाइट पे है तो पोटेंशियल एनर्जी भी होगी। तो भैया दोनों एनर्जी होगी, फिर तो एनर्जी बढ़ जाएगी। नहीं, अभी करके बताऊंगा, ठीक है। तो भैया अब जब बॉल यहां पर थी और बॉल नीचे मूव होती जा रही और हो के फाइनली जब जमीन पे आ गई, तो इस पूरे दौरान इसकी जो एनर्जी थी वो कांस्टेंट थी, यानी कि ना इसकी एनर्जी कम हुई ना इसकी एनर्जी बढ़ी। ठीक है, ये हमको प्रूव करना है। तो हम क्या करेंगे, अब वही सिनेरियो इमेजिन करेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग है, ठीक है। हम क्या करते हैं भैया, अपन बिल्डिंग के ऊपर चलते हैं। ये बिल्डिंग है अपनी, है ना, मान लो इस बिल्डिंग का नाम है चौहान रियल एस्टेट, ठीक है।
अब इस बिल्डिंग के ऊपर हम खड़े हो गए, मान लो ये 10 माले की बिल्डिंग है ना, या मान लो कि इसकी जो हाइट है, इसकी जो हाइट है वो h मान ली मैंने हाइट, है ना। अब यहां पर हम h मानेंगे, पूरा डेरिवेशन करके देखेंगे। अब मान लो कि अपनी बॉल यहां पर थी, अब मैंने इस बॉल को पकड़ रखा है, इमेजिन करो मैंने इस बॉल को यहां पर पकड़ रखा है, मैंने अभी तक छोड़ा नहीं, मैंने इस बॉल को पकड़ रखा है। तो अगर मैंने इस बॉल को पकड़ रखा है तो पहले तो मैं क्या करूंगा, बेसिकली इस पूरे सिनेरियो को इमेजिन करने के लिए, इस पूरे सिनेरियो को समझाने के लिए 3 रैंडम पॉइंट ले लेता हूं, है ना। 3 रैंडम पॉइंट ले लेता हूं इस पूरे रास्ते के। भाई ये जो बॉल ऊपर से लेकर नीचे तक आ रही है, इस पूरे रास्ते में मैं 3 पॉइंट ले लेता हूं। एक तो मैं ले लेता हूं टॉप का पॉइंट, है ना, जब मैं बॉल को मैंने बिल्कुल पकड़ रखा है, इसको मैं बोलूंगा ए। एक मैं बीच में कोई भी एक रैंडम पॉइंट ले लेता हूं बी नाम का, जिसकी जो डिस्टेंस है वो यहां से वो एक्स है ना, रैंडम पॉइंट। कल को अगर देखो, अब ऐसे में बीच का पॉइंट ले लो, तुम बोलो कि भैया तो कोई स्पेशल केस होगा, बीच का आपने कैसे ले लिया, तो मैंने एक रैंडम पॉइंट ले लिया, एक्स बोल दिया उसको। अब एक्स को बोला कि इसके अंदर कोई भी वैल्यू भर दो, तुम 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब एच से कम कोई भी वैल्यू भर दो। मान लो बिल्डिंग की हाइट 50 मीटर है, तो तुम 50 मीटर की हाइट में, मतलब तुम 1 मीटर से लेके 49 मीटर तक कुछ भी भर दो, तो ये काम करना चाहिए। हम एक एक्सपेरिमेंट जो कर रहे हैं ये काम करना चाहिए, तो हम वही देखने वाले अभी। तो मान लो कि मैंने एक्स हाइट पे, मतलब एक्स डिस्टेंस पे इसको ले लिया, यानी कि ऊपर से एक्स नीचे गिरा, है ना, बी पॉइंट, ठीक है, ये पॉइंट बी अपना, ठीक है। तो अगर ये ऊपर से, यानी कि यहां से ये x नीचे है, तो इसका मतलब इसकी यहां से यहां तक की हाइट कितनी हो जाएगी, h माइनस एक्स। भाई देखो सीधी सी बात है, जमीन से इस बिल्डिंग की हाइट, यानी कि जहां पर मैं खड़ा हूं जमीन से उसकी हाइट कितनी है, h, तो यहां पर हाइट क्या हो गई, h हो गई। अब मैंने एक रैंडम पॉइंट लिया और मैंने उसको x बोला, मैंने कुछ भी मीटर में नाम नहीं दिया उसको, क्यों, क्योंकि मैं चाहता हूं कि कहीं भी कुछ भी वैल्यू डालो x के अंदर तो ये काम करना चाहिए। तो मैंने एक b पॉइंट लिया रैंडम, जो कि a से x दूरी पे था, यानी कि जब ये बॉल यहां पर a पे थी, मान लो 10 मीटर पे थी या 100 मीटर पे थी, तो अब 10 मीटर नीचे आई, बॉल 10 मीटर नीचे आ गई, तो मैंने जितनी नीचे आई 10 मीटर, तो वहां पर एक और नया पॉइंट बना दिया बी नाम का, है ना, तो ये 10 मीटर होगा उस केस में। और जब ये बॉल 100 मीटर से 10 मीटर नीचे आई, तो ये जमीन से कितनी ऊपर हो गई, भाई पहले 100 मीटर थी, अब 10 मीटर नीचे आ गई, तो जमीन से 90 मीटर होगी ना, यानी कि 100 पूरा 100 माइनस 10, भाई पूरी इतनी हाइट माइनस इतनी हाइट बराबर h माइनस एक्स हो जाएगा, यानी कि अब जिस हाइट पे है ये। तो दो चीजें हैं, एक तो ये कि ऊपर से कितनी नीचे आई, तो मैंने बोल दिया x। अब अगर x पॉइंट में, यानी कि ये डिस्टेंस x है, तो जमीन से लेकर यहां तक की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, पूरी h माइनस एक्स, यानी कि h माइनस एक्स, ठीक है। तो ये दूसरा पॉइंट ले लिया, और तीसरा पॉइंट जो मैं लूंगा वो जमीन पर टकराने वाले टाइम पे लूंगा, यानी कि बिल्कुल जब बॉटम में पहुंच जाएगा। तो अब देखो मुझे क्या करना है, मुझे बस ये प्रूव करना है, ध्यान से सुनना, मुझे क्या प्रूव करना है, तुम एग्जाम में जब लिखोगे तो पूरा लिखना, टू प्रूव मुझे क्या प्रूव करना है कि टोटल एनर्जी एट ए इज इक्वल टू टोटल एनर्जी एट बी इज इक्वल टू टोटल एनर्जी एट सी। बस यही प्रूव करना और कुछ प्रूव नहीं करना, ठीक है। अब कैसे प्रूव करेंगे, ध्यान से सुनो। तो मैं क्या करूंगा, तीनों जगह पे टोटल एनर्जी निकाल लेता हूं। सबसे पहले तो टोटल एनर्जी क्या होती है भैया, टोटल एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो पहले हम एट ए देखते हैं, है ना, ए पॉइंट पे। थोड़ी स्पीड से बता रहा हूं, थोड़ा एक दो बार अगर तुम रिवाइंड करके देखो तुमको समझ में आ जाएगा, अगर कभी समझ में ना भी आएगा तो ए पे क्या हो रहा है भैया, ए के ऊपर इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी है, काइनेटिक एनर्जी एट ए इज इक्वल टू कितनी, यहां पर हाफ mv स्क्वायर होती है काइनेटिक एनर्जी, हाफ mv स्क्वायर होती है। अब भैया ऑब्जेक्ट बॉल को तुमने पकड़ रखा है यहां पर, अभी छोड़ा थोड़ी है, तो बॉल को जब पकड़ रखा है तो वेलोसिटी 0 है, इसका मतलब यहां पर काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी एट ए कितनी हो जाएगी, 0। बहुत बढ़िया। अब पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी एट ए, पोटेंशियल एनर्जी एट ए कितनी होगी, तो पोटेंशियल एनर्जी होती है mgh के बराबर, है ना। तो मान लो कि इस बॉल का वेट, तुमको ये सब लिखना पड़ेगा ना, लेट द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट बी m, लेट द एक्सेलरेशन टू ग्रेविटी बी g, लेट द हाइट बी h। अब ये सब लिखना पड़ेगा, ये सब काम तुमको करना पड़ेगा, मैं नहीं लिखूंगा बैठ के, ठीक है। अब यहां पर h हाइट पे था ये, ठीक है, तो h हाइट पे था, मैंने हाइट h ही मानी ना, यहां पर तुमने जो भी मानी कुछ भी मान सकते हो, मैंने h मानी तो मैं लिख दूंगा mgh, तो पोटेंशियल एनर्जी होगी mgh, यानी कि टोटल एनर्जी एट a कितनी हो गई, टोटल एनर्जी एट a कितनी होगी, 0। देखो काइनेटिक प्लस पोटेंशियल करना है ना, तो 0 प्लस mgh, 0 प्लस mgh, यानी कि टोटल एनर्जी एट ए हो गई mgh, ठीक है, mgh। ध्यान से सुनना, अब ये मेरा जो सिस्टम है प्रूव कब होगा, जब यहां पर भी mgh है, ए पे भी, है ना, यहां पे भी mgh है, यहां पर भी mgh होनी चाहिए और यहां पर भी mgh ही होनी चाहिए, कुछ चेंज नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब देखते हैं टोटल एनर्जी एट बी, ठीक है, टोटल एनर्जी एट बी देखते हैं, ध्यान से सुनना, भी थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकता है। टोटल एनर्जी एट बी कितनी होगी भैया, काइनेटिक एनर्जी एट बी प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट बी, कि भैया बी पे कितनी काइनेटिक है, बी पे कितनी पोटेंशियल है। अब देखो चूंकि बॉल मूव कर रही है तो काइनेटिक एनर्जी भी होगी, और चूंकि जमीन से कुछ हाइट पे है तो पोटेंशियल एनर्जी भी होगी, ठीक है। अब ध्यान से सुनो कि काइनेटिक एनर्जी कैसे निकालेंगे, तो हमको पहले निकालनी काइनेटिक एनर्जी एट बी। तो कैसे होती काइनेटिक एनर्जी, हाफ m v स्क्वायर, ठीक है। अब भैया v स्क्वायर यानी कि वेलोसिटी कितनी होगी इसकी, यहां पर वेलोसिटी कितनी होगी, ये कैसे निकालेंगे भैया, तो ये निकालने का भी तरीका है अपने पास में, अपने को वेलोसिटी निकालनी है ना, कि भैया b पे इसकी वेलोसिटी क्या है। देखो ये बॉल मूव हो रही है, तो मुझे एक्जैक्टली अगर इस पॉइंट पे निकालना है कि इसकी वेलोसिटी कितनी थी, मुझे एक्जैक्टली इस पॉइंट पे निकालना है कि इसकी वेलोसिटी कितनी थी, तो कैसे निकालूंगा, इसका भी फॉर्मूला अपने पास में। अरे भैया तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन है ना, उसको खोलो। क्या इक्वेशन ऑफ मोशन बोलती है हमको, इक्वेशन ऑफ मोशन क्या बोलती है हमको, कि v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, है ना।
अब इस केस में वी स्क्वायर हमको निकालना है, तो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर तो जीरो है, क्योंकि भैया अपनी बॉल जब इनिशियली थी, इनिशियली स्टार्ट कहां से हुई, जीरो से स्टार्ट हुई ना भाई, अपन ने बॉल को पकड़ रखा था, जीरो वेलोसिटी थी इसकी, तो इनिशियल वेलोसिटी जीरो होगी, तो वी स्क्वायर माइनस जीरो इज इक्वल टू 2। ए क्या होगा भैया यहां पर, जो धरती माता जिस एक्सेलरेशन से नीचे खींच रही है हमको, तो 2 एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा जी, और एस यानी कि डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट कितना हो इसका भैया, पहले यहां पर थी अब यहां पर आ गई, तुम इस हाइट को छोड़ दो भाई, जब बॉल को मैंने यहां से यहां पर छोड़ा और मैं सिर्फ इस पॉइंट की बात कर रहा हूं, तो इस बॉल को थोड़ी पता है कि नीचे कहां तक जाने वाली है, उसको तो सिर्फ इससे मतलब है कि यहां से यहां तक कितनी डिस्प्लेस हुई, तो टॉप पॉइंट से लेके यहां तक कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ इस बॉल में, कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ भाई, मान लो ये 100 पे थी, 100 मीटर की हाइट पे थी, मैंने इसको छोड़ा और मैं 10 मीटर पे इसका केस देख रहा हूं, तो 100 मीटर से लेके मतलब टॉप से लेके नीचे तक इस पूरे केस में इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया भाई, इस बॉल के लिए इनिशियल पोजीशन तो ये है, फाइनल पोजीशन तो ये है, अगर मैं सिर्फ इस पॉइंट की बात करूं भाई, मैंने सिर्फ इस पॉइंट पे मैंने मान लो पॉज कर दिया पूरी कहानी को, तो इस बॉल को थोड़ी पता बाद में क्या होने वाला है, तो इस पॉइंट पे बॉल की वेलोसिटी कितनी होगी, बॉल का सॉरी डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, ये एक्स जितना नीचे आया, या ए से बी तक आने में कितना डिस्प्लेसमेंट लगा वो, तो ये हो गया एक्स 2gx, तो v स्क्वायर क्या हो गया इज इक्वल टू 2gx, ठीक है, तो ये v स्क्वायर की जो वैल्यू है मैं यहां पर रख दूंगा, ठीक है, तो क्या हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी एट b इज इक्वल टू हाफ इंटू m इंटू v स्क्वायर की जगह मैंने gx रख दिया, 2gx रख दिया, तो ये हो गया 2gx, अब 2 से 2 हो गया कैंसिल, तो क्या बचा काइनेटिक एनर्जी एट b इज इक्वल टू mgx, ठीक है, इज इक्वल टू mgx, क्या है बात समझ में आ गई, बहुत बढ़िया। अब निकालना है भैया पोटेंशियल एनर्जी एट बी, तो पोटेंशियल एनर्जी एट बी क्या हो जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी बी हो जाएगी mg इंटू हाइट, हाइट क्या होगी इस केस में, देखो अब बॉल आ गई है ए से बी पे, तो भाई पोटेंशियल एनर्जी जमीन से हाइट देखती है, उसको बाकी चीज से लेने देने नहीं कि कहां मूव कर रहे हो तुम, पोटेंशियल एनर्जी जमीन से हाइट देखती है, तो पहले बॉल की हाइट ये थी, अब बॉल की हाइट ये हो गई, तो पहले मान लो 100 मीटर थी, अब अगर 10 मीटर नीचे आ गई तो जमीन से कितनी हाइट होगी इसके 90 मीटर, यानी कि पहले यहां पर थी x नीचे आई तो जमीन से इसकी हाइट कितनी होगी h माइनस एक्स, तो यहां पर आ जाएगा mg h माइनस एक्स, यानी कि mgh माइनस mgx, है ना, अपन मल्टीप्लाई कर देंगे तो पोटेंशियल एनर्जी भी हो गया। तो अब ध्यान से देखो कि अगर हम इसको ऐड कर दें टोटल एनर्जी निकालने के लिए, तो क्या हो जाएगा, टोटल एनर्जी निकालने के लिए क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी यानी कि mgx प्लस पोटेंशियल एनर्जी यानी कि mgh माइनस mgx, तो mgh माइनस mgx, तो ये mgx और mgx कैंसिल हो गया, तो टोटल एनर्जी बी क्या हो गया भैया mgh, बहुत बढ़िया। तो भैया बी पे भी यही आ गया, अब बस सी पे निकाल लेना है कैसे भी करके, तो एट सी देखते हैं, एट सी देखते हैं, एट सी क्या होगा भैया, इस केस में काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी सी, तो अगेन वही सेम चीज है, हाफ mv स्क्वायर के बराबर होगी। अब इस केस में वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, इस केस में वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, तो वेलोसिटी निकालने के लिए वही सेम यही फॉर्मूला यूज करेंगे, सेम यही फॉर्मूला यूज करेंगे, बट इस केस में डिस्प्लेसमेंट x था, है ना, इस केस में डिस्प्लेसमेंट x था, पर सी वाले केस में डिस्प्लेसमेंट पूरा h के बराबर हो जाएगा। भैया 100 मीटर पे थी बॉल, अब नीचे जमीन पे आ गई, तो 100 से लेके नीचे मतलब यहां से यहां तक जमीन पे आई, तो कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ इस पूरे एरिया में, 100 मीटर का, है ना, यानी कि जितनी हाइट थी उतना डिस्प्लेसमेंट हो गया, तो पूरा बॉल जो थी वो पूरी यहां से यहां तक आई ना, तो यानी कि यहां पर थी और यहां तक आई, तो कितना चली बॉल h, तो h के बराबर डिस्प्लेसमेंट हो गया। तो सेम फॉर्मूले में हम क्या करेंगे, v स्क्वायर, अगेन इनिशियल वेलोसिटी तो 0 थी क्योंकि बॉल स्टार्ट 0 से हुई, इज इक्वल टू 2as ये फॉर्मूला होता है, तो v स्क्वायर माइनस 0 इज इक्वल टू 2g, और s क्या हो जाएगा h के बराबर, तो v स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh, है ना। अब इस वैल्यू को यहां पर रख देते हैं, तो क्या हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी एट c इज इक्वल टू हाफ इंटू m इंटू v स्क्वायर किसके बराबर है, 2gh के बराबर, तो 2 से 2 हो गया कैंसिल, तो बचा mgh। अब काइनेटिक एनर्जी एट सी निकाल ली, अब पोटेंशियल एनर्जी एट सी निकाल लो, पोटेंशियल एनर्जी एट सी कितनी होगी, mg इंटू हाइट के बराबर। अब हाइट क्या होगी भैया, जमीन पे तो हाइट 0 ही होगी, नीचे पहुंच गया बिल्कुल जमीन पे चिपक गया हो, तो इस केस में हाइट होगी 0, तो mg इंटू 0 यानी कि पोटेंशियल एनर्जी होगी 0, ठीक है। अब इन दोनों को ऐड कर दो, 0 प्लस mgh क्या आएगा, mgh ही आएगा, तो टोटल एनर्जी एट a भी mgh है, b भी mgh और c भी mgh, तो सब जगह mgh है, तो इसका मतलब लॉ ऑफ कंजर्वेशन एनर्जी प्रूव हो गया, ठीक है, बहुत बढ़िया, है ना। तो अब हम यहां पर कुछ सवाल कर लेते हैं, ठीक है, तो इससे आप लोगों को ये पहला सवाल आप लोगों के सामने है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर क्या होगा, फटाफट पॉज करके बताओ भाई, जब बॉल नीचे आती है या कोई भी ऑब्जेक्ट नीचे आता है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होती है, सॉरी टोटल एनर्जी इंक्रीज होती है, डिक्रीज होती है, कांस्टेंट होती है। पॉज करो, आंसर बताओ, बहुत बढ़िया आंसर है इसका सी, ठीक है, कांस्टेंट रहती है, कुछ कम ज्यादा नहीं होगी, अभी देख लिया हमने वो। दूसरा, अब आते हैं पावर के ऊपर। भाई पावर वाला टॉपिक बहुत छोटा सा, क्योंकि जो इंपॉर्टेंट टॉपिक था, इस इंपॉर्टेंट पार्ट था इस चैप्टर का, उन्होंने डिलीट कर दिया, मतलब इस टॉपिक का डिलीट कर दिया, जो कि कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी था। पावर क्या है बेसिकली, देखो मेरी बात सुनो भाई, काम तो तुम भी कर रहे हो, है ना, मान लो कि अब दो व्यक्ति हैं, है ना, और हमने बोला कि भाई दोनों को हमने, है ना, 50-50 ईंट दी, और दोनों को बोला कि भाई 50 ईंट को शाम के घर से उठा के राम के घर पहुंचाना है ना। तो भैया मान लो कि हमने गट्टू को लिया और चिंटू को लिया, दोनों को हमने क्या क्या वर्क दिया कि भैया 50 ब्रिक्स उठा के शाम के घर से राम के घर पहुंचाना है।
और सेम काम हमने इसको भी दिया कि भैया 50 ब्रिक्स उठा के श्याम के घर से राम के घर पहुंचाना है। अब दोनों ने अपना अपना काम पूरा कर दिया। ठीक है भैया, बहुत बढ़िया, दोनों के पास वर्क सेम था, दोनों ने अपना अपना काम पूरा कर दिया। बट पता है काम की बात क्या है? काम की बात यह है कि जो गट्टू है इसने ये काम करने में 2 घंटे लगाए, और चिंटू जो है इसने यही काम करने में 10 घंटे लगा दिए। भैया इतना सा काम करने में इसने 10 घंटे लगा दिए। तो काम भले ही दोनों के पास सेम था, पर गट्टू ने जल्दी कर दिया। तो जो व्यक्ति कम टाइम में ज्यादा काम करता है उसको हम ताकतवर बोलते हैं। भैया गट्टू ताकतवर होगा ना, इसलिए फटाफट रख दिया उसने, और चिंटू बेचारा परेशान हो जाता रखते रखते, इसके पास में इतना दम है नहीं, बेचारा कमजोर है, तो कैसे रखेगा? तो यानी कि पावरफुल होना, शक्तिमान होना क्या होता है कि आप कितना काम कितने कम टाइम में करते हो। ठीक है, आपने जो काम है वो कितने कम टाइम में किया। अगर आप कम टाइम में कोई काम कर लोगे तो आप पावरफुल हो, अगर नहीं ज्यादा टाइम लगेगा तो फिर पावरफुल नहीं हो। ठीक है, वो उसके याद आ गए, दिन विच तेरे लिए टाइम कढ के कर दा प्रॉमिस मिले मैनू पता है तू फैन उसकी याद आ गई बोलते बोलते। ठीक है, तो पावर क्या है भैया? रेट ऑफ डूइंग वर्क। अब तुम लोगों ने मेरे पुराने लेक्चर देखे होंगे तो मैंने तुम लोगों को बताया कि जब भी तुम लोगों से किसी भी चीज का रेट पूछा जाए तो बिल्कुल दिमाग ही मत लगाओ, जिस चीज का रेट पूछा है ना उसको टाइम से डिवाइड कर दो। अब यहां पर किसका रेट बोला है? वर्क का। तो पावर क्या हो जाएगा भैया? वर्क का रेट निकालना है तो वर्क को टाइम से डिवाइड कर दो, वर्क अपॉन टाइम, दैट्स इट। पावर इज इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम। इसकी यूनिट होती है वॉट। ठीक है, यानी कि 20 जूल का काम है, 20 जूल का काम है। भैया मैंने बोला कि यार तेरे को भी 20 जूल का काम दे रहा हूं, इसको भी 20 जूल का काम दे रहा हूं। उस व्यक्ति ने 20 जूल का काम 10 सेकंड में कर लिया और इसने वही काम करने में 100 सेकंड लगाए। तो जिसने कम सेकंड में काम किया सेम काम, उसके पास में ज्यादा पावर होगी ना। ये तो सीधी सी बात है, जो कम टाइम में काम करेगा वो ज्यादा पावरफुल होगा। तो सेम चीज वर्क डन के साथ में, तो पावर और टाइम इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। जितना ज्यादा टाइम लगाओगे उतनी कम तुम्हारे अंदर की ताकत होगी। ठीक है, बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं जीवन में। ठीक है, अब अगली कहानी क्या है? अगली कहानी क्या है? अगली कहानी ये है। ठीक है, अगली कहानी बस इतनी सी है कि आप लोगों को फॉर्मूला पता होना चाहिए। पावर इज इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम, है ना, और यूनिट क्या होती है इसकी? वॉट। तो जूल्स अपॉन सेकंड ऐसे निकाल सकते हो। 1 किलोवाट क्या होता है? 1 किलोवाट 1000 वॉट के बराबर होता है। कुछ कमर्शियल से आपको याद होने चाहिए, मतलब कुछ यूनिट से याद होने चाहिए। और 1000 वॉट्स को आप जूल पर सेकंड भी बोल सकते हो। तो बेसिकली अच्छा एक चीज और, कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी पूरा डिलीटेड है, तो ये पढ़ना ही नहीं है हमको, ये पढ़ना ही नहीं है। ठीक है, अब यहां पर ध्यान से देखो, आपसे ना 1 वॉट की डेफिनेशन पूछी जा सकती है कि व्हाट इज 1 वॉट, व्हाट इज 1 वॉट। तो सेम चीज करना है भाई। 1 वॉट क्या होता है? 1 जूल ऑफ वर्क डन इन 1 सेकंड टाइम या पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड 1 वॉट। ठीक है, 1 वॉट क्या होगा भैया? 1 जूल अपॉन 1 सेकंड इज इक्वल टू 1 वॉट। तो 1 वॉट क्या होता है? व्हेन 1 जूल ऑफ वर्क इज डन इन 1 सेकंड द पावर इज सेड टू बी 1 वॉट। इतना सिंपल ज्ञान देके आ जाओ। ठीक है, और वही 1 किलोवाट, जैसे 1 किलोग्राम 1000 ग्राम होता है, ऐसे 1 किलोवाट 1000 वॉट होता है। और वॉट को हम जूल बाय सेकंड भी ले सकते हैं। कैसे भैया? देखो, पावर इज इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम होता है ना, तो वर्क यूनिट होती है जूल, टाइम की यूनिट होती है सेकंड, तो आप जूल बाय सेकंड भी बोल सकते हो उसको, जैसे हम न्यूटन मीटर बोलते हैं ना उसको, वैसे। ठीक है, अब फटाफट लास्ट में कंपैरिजन करते हैं। भैया वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है? एफ है ना, इसकी यूनिट होती है जूल। एनर्जी, अगर काइनेटिक एनर्जी ले रहे हो तो भैया इसका फॉर्मूला क्या होता है? हाफ mv²। पोटेंशियल एनर्जी ले रहे हो तो इसका फॉर्मूला होता है mgh, और इसकी यूनिट क्या होती है भैया? जूल। ये भी लिख लो मेरे साथ साथ। पावर क्या होता है फॉर्मूला? वर्क अपॉन टाइम, या फिर इस केस में आप एनर्जी अपॉन टाइम भी ले सकते हो, क्योंकि बराबर मतलब इक्विवेलेंट होता है वो। ठीक है, इसकी यूनिट क्या होगी? वॉट या फिर जूल बाय सेकंड, एक ही बात है। ठीक है, बस इतना ही है इस चैप्टर में, और कुछ नहीं है। ठीक है, और एनर्जी बस थोड़ा सा जो काम है, थोड़ा सा जो दिमाग लगाना एनर्जी के अंदर लगाना है कि एनर्जी जो होती है, एनर्जी इज इक्वल्स टू एनर्जी, ऐसे लिख देता हूं, एनर्जी लिख लो मेरे साथ साथ, एनर्जी ट्रांसफर्ड इज इक्वल्स टू वर्क डन। ठीक है, ये जो मैं स्लाइड्स लिख रहा हूं ना, इतनी चित्रापुत्री करके ये तुम लोगों को मिल जाएगी। ठीक है, ऑल राइट, अब कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। पावर से रिलेटेड। बॉय ऑफ मास 50 kg runs up a staircase of 45 steps in 9 seconds if the height of each step is 15 cm, find his power। ध्यान से करना भैया, यूनिट साथ में लेके चलना, पॉज करो। इसका आंसर जिसने दिया उसको चॉकलेट मिलेगी। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर क्या होगा कमेंट्स में बताओ। यस, करेक्ट आंसर क्या है भैया? इसका करेक्ट आंसर है सी, 375। कैसे क्या भैया? कैसे क्या? देखो पहले तो तुम लिख लो कि तुम देखो क्या होता है ना, हम कंफ्यूज बहुत होते हैं। अरे भैया स्टेयरकेस, अरे भैया, अरे कुछ नहीं करना यार, जो मांग रहा है वो लिख लो ना। पहले क्या बोल रहा है वो? तुमको निकालनी है पावर, फाइंड इट्स हिज पावर। तो पावर निकालनी है, तो भैया पावर होता है वर्क अपॉन टाइम। अब ढूंढो कि क्या तुमको वर्क डन दिख रहा है यहाँ पे? भाई तुमको क्या क्या दिख रहा है पहले तो देख लो। तुमको मास दिख रहा है, मास दिख रहा है 50 kg, बहुत बढ़िया। फिर तुमको क्या दिख रही है? दूसरी चीज तुमको दिख रही है कि स्टेयरकेस ऑफ 45 स्टेप्स इन 9 सेकंड्स। तुमको टाइम दिख रहा है इसका कि इसने कुछ 9 सेकंड में कुछ ना कुछ काम किया है। इफ द हाइट ऑफ ईच स्टेयरकेस इज 15 सेंटीमीटर, आप ध्यान से सुनना, उसने 45 स्टेप्स लिए इन 9 सेकंड्स। एक स्टेयरकेस की हाइट 15 सेंटीमीटर है, यानी कि ये कितना ऊपर गया? भाई ये चढ़ाव होते हैं ना अपने घर में, है ना, ये चढ़ाव होते हैं। तो उन्होंने क्या बोला कि एक स्टेयरकेस की हाइट 15 सेंटीमीटर है, और ऐसे 45 स्टेयरकेस चढ़ा, तो 45 स्टेयरकेस की हाइट कितनी हो जाएगी? 45 स्टेयरकेस की हाइट कितनी हो जाएगी? मतलब यानी कि टोटल हाइट कितनी हो जाएगी? 45 इंटू एक की हाइट थी 15 सेंटीमीटर,
तो ये सेंटीमीटर में आएगी, इसको मीटर में कन्वर्ट कर लेना। तो तुम्हारे पास में हाइट आ गई, तुम्हारे पास में टाइम आ गया, तुम्हारे पास में एम आ गया, तुम्हारे पास में जी की वैल्यू दी हुई है। तो वर्क डन इस केस में क्या हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी के बराबर, क्योंकि बॉय मूव तो कर नहीं रहा है वहां पहुंचने के बाद में। भाई बॉय वहां पहुंचने के बाद में हमको बताना है कि उसकी पावर कितनी होगी। तो वहां पहुंचने के बाद उसने कितना वर्क डन कर लिया, mgh के बराबर, mgh यानी कि वर्क डन अपॉन टाइम। बस वही चीज है यहां पर, तुमको mgh लेना है। ये देखो mg मिल गया हमको, हाइट मिल गई स्टेयरकेस की 6.75 मीटर, टाइम मिल गया हमको। तो वर्क डन पावर क्या होता है, वर्क डन अपॉन टाइम। यहां पर वर्क डन किसके बराबर हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी के बराबर हो जाएगा, है ना, क्योंकि पहले फर्श पे था, अब अर्श पे पहुंच गया, तो फर्श से अर्श पे पहुंचने में कितनी एनर्जी ट्रांसफर की, दैट विल बी इक्वल टू वर्क डन, है ना। तो भाई कितनी एनर्जी ट्रांसफर की, पोटेंशियल एनर्जी के बराबर, तो वही वर्क डन के बराबर हो जाएगा अपॉन टाइम। तो 500 न्यूटन इंटू 6.75 अपॉन 9, तो 370 वाट इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो दैट बीइंग सेड हम समाप्त करते हैं अपना वर्क एनर्जी पावर। बहुत ही मजेदार चैप्टर था, बहुत मजा आएगा। आई होप इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट आप लोगों को टेलीग्राम पर मिल जाएगी और ऐसे ही लेक्चर्स बहुत मजेदार तरीके से आप लोगों को देखने को मिलेंगे। अगर आप लोग मुझे इंस्टाग्राम फॉलो करेंगे तो @कॉन्फ्रेंस जाकर कर लो, ऐसे मस्ती मजाक में हम लोग पढ़ते रहते हैं। और फिलहाल लेते हैं, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। तब तक गुड बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, जय हिंद, वंदे मातरम। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लेना और एक बार एनसीईआरटी रीड कर लेना, चैप्टर स्वाहा हो जाएगा। ठीक है, चलो बाय बाय बाय, लव यू, बाय बाय बाय। पढ़ लो ना जाके, बंद कर रहा हूं, देख लो।